हेलो डियर फ्रेंड्स, आज कुछ नहीं बोलना चाहता हूं पर स्टोरी को आप लोग प्लीज़ अपनी दोस्तों को शेयर कर दे क्योंकि मुझे नेपाल और पाकिस्तान से ज़्यादा कमेंट नहीं आए और आपको पता तो होगा स्टोरी को ओपन करने में अभी ज़्यादा खर्च हो रहा यार। ओके, शुरू करते हैं आज का एपिसोड 241। मुझे अनाहिता से कोई अलग नहीं कर सकता। अब तक आपने सुना कि कैकेयी मल्होत्रा की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया जाता है और तभी रुद्राक्ष अनाहिता से बात करता है और फिर स्पेशलाइज्ड फोर्स के स्पेशल डिटेंशन सेंटर में आता है। अब आगे नायरा को सच में समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहा है उनसे। उनकी दोनों की फैमिली कितने सालों से दोस्त हैं, अगर उसने शोर काफी वाले मामले में कुछ गलत किया है भी है तो क्या फर्क पड़ता है। वह सक्सेसफुल तो नहीं हो गई तो फिर रुद्राक्ष उन्हें बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तुम किस वजह से इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो, नायरा ने गुस्से में पूछा। कुछ सेकंड रुकने के बाद रुद्राक्ष ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर की और शांति से जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड किया जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन नायरा को अभी भी समझ नहीं आया और वह बोली, मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे खिलाफ प्लान नहीं बनना चाहिए था और मैंने ऑलरेडी अपनी गलती मान ली है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे सारे लॉसेस की भरपाई कर दूंगी। मैं अपने फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सावंत रायचांद जो नायरा के बगल में था उसने भी हमें सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ देते हो तो मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर नायरा और कंफ्यूज हो गई, तो फिर तुम क्यों। वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उसे कुछ रियलाइज हुआ और किसी एक को याद करके उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने हिचकिचाते हुए आगे पूछा, तुम यह सब कुछ अनाहिता की वजह से कर रहे हो। यह सुनकर रुद्राक्ष ने एक आईब्रो उठाकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसके तरफ देखा, लेकिन नायरा समझ गई कि यह प्यारी सी मुस्कुराहट उसके लिए नहीं है। रुद्राक्ष ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, अगर तुमने सिर्फ मुझे परेशान किया होता तो तुम्हें रायचंद परिवार के मेंबर समझकर या फिर तुम्हें संभव की बहन समझकर मैं छोड़ देता, लेकिन जब बात उस पर आती है तो आई एम सॉरी, तुमने गलत इंसान को परेशान कर दिया। मैं किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा जो उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा। उसने उसके डैड को यहाँ पकड़ कर रखा है, उसे जेल में बंद करवा दिया इसलिए नहीं क्योंकि उसे उन्होंने शोर कॉफी के खिलाफ चाल चली, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि नायरा ने अनाहिता के लिए जाल बिछाया था। इस बारे में सोचकर नायरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, उसे ऐसा लग रहा था। सावंत रायचांद ने उसे कितने भी रोकने की कोशिश क्यों ना की मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह चिल्लाने लगी, वह बस एक गांव की गवार है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कितना पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें यह सच्चाई नहीं बदल सकते कि तुम और वह एक साथ कभी नहीं हो सकते। यह सुनते ही रुद्राक्ष की आंखें डार्क हो गई। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मगर यह नहीं कि कोई अनाहिता को उससे दूर करने की बात करे। मगर उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी शांत थी और उसने कहा, तो तुम हो वह जो डिसाइड करेगी कि मेरी लाइफ में कौन आएगा और कौन नहीं। मुझे अनाहिता से कोई अलग नहीं कर सकता। नायरा ने लगभग अपनी लिप को बीट करके काट डाला था, रुद्राक्ष इतना अनाहिता को क्यों पसंद करता है। लेकिन रुद्राक्ष अब इन दोनों पर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वह यहाँ पर्सनली इसलिए आया क्योंकि वह मैक श्योर करने के लिए कि इन दोनों को ठीक से कस्टडी में लेकर सबक सिखाया जाए। इन दोनों को अलग अलग बंद कर दो और एक दूसरे से कभी मत मिलने देना, इतना कहकर वह वहां से चला गया। स्पेशलाइज्ड फोर्स के लोगों ने एक साथ उसे रिस्पेक्टफुली कहा, यस सर। रुद्राक्ष वहां से जाने ही वाला था, लेकिन डेस्परेटली नायरा ने चिल्लाते हुए कहा, कोई तरीका नहीं है कि तुम दोनों को एक साथ हो पाओगे, तुम्हारी मॉम कभी नहीं मानेगी। यह सुनते ही रुद्राक्ष के कदम रुक गए। फाइनली उसने अपना सर घुमाकर कोल्ड आंखों से नायरा को देखा और बोला, तुम्हें शायद नहीं पता हो मगर मैंने और अनाहिता ने ऑलरेडी शादी कर ली है और हम अपनी पूरी जिंदगी साथ ही बिताएंगे, चाहे कोई चाहे माने या ना माने। यह सुनते ही नायरा की आंखें बड़ी हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह इम्पॉसिबल है। वह अपनी जगह पर सिकुड़ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत ही पैथेटिक हालत में थी, लेकिन इस बार रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं रुका और बाहर निकल गया तुरंत। वहीं मल्होत्रा मेंशन में अनाहिता नहीं जानती थी कि सावंत रायचंद और नायरा के साथ क्या होने वाला है।
मगर वह इतना जानती थी कि रुद्राक्ष ने इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, पता नहीं क्यों मगर वह काफी अच्छा फील करने लगी थी। जब वह अंदर आई तो उसने सामने अनीता को बैठे हुए देखा। उसे देखते ही अनीता ने हंसते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि वह झूठा बाबा क्यों तुम्हारी मदद कर रहा है और क्यों कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। अब समझ में आया कि रुद्राक्ष तुम्हारी मदद कर रहा था। वापस लौटते वक्त इसी तरह अनीता ने पीछे मुड़कर देख लिया था और ठीक उसी वक्त उसने रुद्राक्ष को अनाहिता के पास चलकर जाते हुए देखा, लेकिन ज्यादा देर तक वह वहां पर रुकी नहीं, इसलिए उसने उनकी बातें नहीं सुनी थी। अनाहिता ने एक आईब्रो उठाकर कैजुअली कहा, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो, अनीता ने हंसते हुए आगे कहा, यह मत सोचना कि तुम्हारी लाइफ अब सेट हो गई है क्योंकि तुम मिस्टर सिंघानिया के साथ हो। सारे के सारे आदमी क्रूएल प्लेबॉय ही होते हैं। देखते हैं कि एक बार जब वह तुमसे बोर हो जाता है तो तुम किसके ऊपर डिपेंड होती हो। अनाहिता बस अनीता को इग्नोर करना चाहती थी। अभी भी शाम का ही वक्त था, इसलिए वह जल्दी से खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहती थी। उसकी बात पर ध्यान न देते हुए देखकर अनीता चिढ़कर खड़ी हुई और बोली, अनाहिता मैं देख सकती हूँ कि तुम अभी भी उतनी ही अगड़ू हो, है ना? न्यूज़ के हिसाब से एक आदमी की जान चली गई है शोर कॉफी पीने की वजह से जो सिंघानिया ग्रुप के अंदर आता है, इसलिए अब कोई तरीका नहीं है कि शोर कॉफी का ब्रांड आगे बढ़ पाएगा और जिस सिंघानिया ग्रुप के शेयर प्राइसेज पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और एक और बात है जो तुम्हें नहीं पता, रुद्राक्ष के मरे हुए डैड का एक भाई अभी भी है जो सिंघानिया ग्रुप का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और इस इंसिडेंट की वजह से रुद्राक्ष को अपनी सीईओ की पोजीशन भी छोड़ने पड़ सकती है। जैसे ही अनीता ने अपनी बात खत्म की उसके चेहरे पर फिर से एरोगेंट लोक आ गया और उसने शांति से आगे कहा, अगर वह बहुत पूरी जिंदगी तुम्हें पसंद भी करे तो बिना सिंघानिया ग्रुप के सीईओ के पोजीशन के उसका जो ऑफेंसिव कैरेक्टर है वह अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाएगा। तुम्हारे तो दूर की बात है, मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि तुम्हें अपना भला बुरा सोच लेना चाहिए और जल्द से जल्द मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए, शायद मैं तुम्हें माफ कर पाऊं। यह सुनते ही अनाहिता के कदम रुक गए, जिससे अनीता की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और वह आगे बोली, लगता है कि तुम्हें दिमाग है अभी भी। अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ। अनाहिता की खूबसूरती के साथ वह मल्होत्रा ग्रुप के कुछ शेयर होल्डर्स को अपने कंट्रोल में कर सकती है, लेकिन जब अनाहिता ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जिससे अनीता के एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गया और वह बोली, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं थी? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ अभी। अनाहिता की मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई थी और उसने शांति से जवाब दिया, लगता है आपको बाहरी दुनिया की ज्यादा खबर नहीं है आंटी। वह शोर कॉफी का जो इंसिडेंट था ना, वह ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। इनफैक्ट उसके शेयर्स तो लगभग 2 गुना ऊपर जा चुके हैं और रुद्राक्ष बाकी शेयरहोल्डर्स को हैंडल करने में बिजी है ताकि वह इंडिया के टॉप सिटी के प्राइम लोकेशंस पर शोर कॉफी की नई ब्रांचेस खोल सके। यह सुनकर अनीता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? एक साथ एक्सप्रेशन के साथ अनाहिता ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो खुद पता लगा लीजिए। एनीवे मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर आराम करना है। अनीता से बात करने के बाद उसकी भूखी मर गई थी, इसलिए वह डायरेक्ट सोने जाने का प्लान कर रही थी। उसने अनीता को पूरी तरह से इग्नोर किया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई और तुरंत अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अनीता अभी भी अनाहिता की बातों के बारे में सोच रही थी और हैरानी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सिंघानिया ग्रुप इतनी बड़ी इशू को कैसे इतनी आसानी से सॉल्व कर सकता है? यह इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी उसने अपना फोन निकाला और शोर कॉफी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ उसे बारे में सर्च करने लगी। अनीता को बस आधा ही शोर कॉफी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, मगर वह उसे छोटे से वीडियो में यही देख सकती थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोर कॉफी के मैनेजर और रुद्राक्ष को मीडिया इंटरोगेट कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ। जल्दी जल्दी अनीता ने और वीडियो सर्च करना शुरू किया तो उसे शोर कॉफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और वीडियो मिल गया। वह एक एडिटेड वीडियो था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट दिखाई गई थी। शुरू में मीडिया ने रुद्राक्ष और मैनेजर को जो इंटरोगेट किया, जिसकी वजह से मैनेजर बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन कस्टमर कैसे ठीक हो जाने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह कहने के बाद कि उसने जानबूझकर शोर कॉफी को मुसीबत में बसाया था, जिससे सारा पासा पलट गया।
मगर फिर भी कुछ रिपोर्टर उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे और सवाल करना जारी रख रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त वह लोग सावंत रायचंद को वहां ले आए और उनके बाद उन्होंने सबको रिश्वत देने वाला सबूत दिखाए और इतने सारे सबूत होने की वजह से सावंत रायचंद ने आखिर में अपनी गलती मान ली और फिर स्पेशलाइज्ड फोर्स उसे वहां से ले गया। स्पेशलाइज्ड फोर्स के नाम ही रिच और फेमस लोगों को डराने के लिए काफी था। ज्यादातर रिच और अमीर लोगों पूरी तरह से क्लीन और इनोसेंट नहीं होते हैं। स्पेशलाइज्ड फोर्स को इल्लीगल काम करने वाले लोगों और गैंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था और जैसे ही स्पेशलाइज्ड फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वह लोग एक और सवाल पूछ सके। फाइनली परेशानी खड़ी करने वाली भीड़ और जर्नलिस्ट को पुलिस अपने साथ लेकर गई। यही बात सब कुछ एक्सप्लेन करती है। अनाहिता ने उसकी धमकियों पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि शोर कॉफी का मामला ऑलरेडी अच्छे से सेटल हो गया है। यह वह वीडियो देखने के बाद अनीता का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसके पैर कांपने लगे। उसकी एक मेड ममता ने जल्दी से उसे सपोर्ट किया और चिंता से पूछा, मैम क्या आप ठीक है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अब जब अनाहिता ने उसे अनीता के साथ रहकर जासूसी करने के लिए कहा था तो ऑफ कोर्स उसे अच्छे से रोल प्ले तो करना ही होगा। अनीता ने ममता का सहारा लेकर अपने आप को ठीक से खड़ा किया और गहरी सांस लेने के बाद वह गुस्से में बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह चेयर पर बैठ गई और ममता को देखकर कमांडिंग टोन में बोली, हिमेश को कॉल करो और पूछो उससे कि मैं मोम कैसी है। आफ्टर ऑल उसे अभी भी कैकेयी मल्होत्रा की जरूरत थी अनाहिता से छुटकारा पाने के लिए। ऑल राइट, ममता ने हाँ में सर हिलाया और लैंडलाइन से हिमेश मल्होत्रा को कॉल किया मगर किसी ने कॉल पिक नहीं किया, इसलिए उसने बताया, मैम सर कॉल नहीं उठा रहे हैं। अनीता ने हाँ में हिला दिया। उसने कैकेयी मल्होत्रा के गिरने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ज्यादा से ज्यादा उसकी कोई हड्डी टूटी होगी, यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हिमेश मल्होत्रा पक्का एडमिशन प्रोसेस करने में बिजी होगा। उसके बाद अनीता ने ममता को ऑर्डर दिया, जो मेरे रूम में और साइड टेबल से जो दवाइयाँ हैं वह निकाल कर उसे उबालो और मुझे दो। वह दवाइयाँ प्रेगनेंसी में काम आती है और किसी और को मदद मत करने देना और अनाहिता को तो छूने भी मत देना। यस मैम, ममता ने तुरंत रिस्पेक्टफुली कहा और ऊपर जाने लगी। तब जाकर अनीता को रियलाइज हुआ कि इस घर में उसके वफादार लोग बहुत ही काम रह गए हैं, इसलिए उन्हें अपने साइड ही रखना होगा। इतना सोचकर उसने ममता को फिर वापस बुलाया और अपने गले से एक सोने का हार निकाल कर ममता के हाथ में रखते हुए कहा, यह नेकलेस तुम्हारे लिए है, इसे बेचकर अपने बच्चा की ट्रीटमेंट के लिए पैसा ले लेना। उसे हार को देखकर ममता के चेहरे पर बहुत खुशी आ गई और उसने उसे बार बार थैंक यू कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनीता ने अनयूजुअल जेंटल टोन में कहा, तुम मेरे लिए काम करती हो इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे लिए लॉयल रहोगी इसलिए तुम्हें अपने बच्चों की बीमारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। थैंक यू मैम, ममता ने उसे फिर से थैंक यू कहा और नेकलेस अपने पास रखकर दवाइयाँ लेने के लिए ऊपर चली गई। लेकिन वह दवाइयाँ लेने के बाद डायरेक्ट नीचे ना जाकर अनाहिता के रूम के पास गई। रूम के अंदर अनाहिता अभी अभी शावर लेकर सोने ही जा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसे लगा कि अनीता आई होगी फिर से उसे परेशान करने के लिए, जिससे अनाहिता को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने इम्पेशेंट होकर दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे वहां पर ममता खड़ी दिखाई दी। ममता आंटी, अनाहिता ने बाहर निकलकर लेफ्ट राइट में देखा, यह स्मैक श्योर करने के लिए कि कोई आसपास नहीं है और उसके बाद उन्हें रूम के अंदर ले आई। रूम बंद करने के बाद अनाहिता बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या किसी ने आपको देखा? ममता ने ना में सर हिलाया और बोली, मैंने चेक कर लिया है, कोई आसपास नहीं है इसलिए मैं आई। इतना कहकर उसने वह दवाई जो अभी अभी वह अनीता के रूम से ली थी उसे दिखाते हुए कहा, यह दवाइयाँ मैम ने मुझे तैयार करने के लिए कही है और कहा है कि यह काम मैं अकेले करूं। इससे मुझे थोड़ा शक हुआ इसलिए मैं आपके पास इन्हें ले आई चेक करने के लिए। यह सुनकर अनाहिता ने वह दवाई ली और अपनी नखा के पास ले जाकर उन्हें सूंघा। इसकी स्मेल भी बिल्कुल वैसे ही थी जो वह साइकाइट्रिक हॉस्पिटल से लेकर आई थी और जो उसने रुद्राक्ष को टेस्ट के लिए दिया था। अनाहिता ने वह दवाई वापस ममता को दिया और बोली, आप जाकर मदद कर दीजिए इन दवाइयाँ को उबालने में। आपसे याद रखिएगा कि आप मुझसे मिलने मत आइएगा। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा ताकि अनीता को वापस शक ना हो। अगर उसे आप पर शक हो गया तो वह मुसीबत हो जाएगी। ममता ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी केयरलेस हो गई थी। ओह हाँ, यह भी है जो मुझे आपको देना था। इतना कहकर ममता ने वह सोने का हार निकलते हुए कहा, मिसेज मल्होत्रा ने मुझे यह दिया।
अनाहिता ने उस हार को एक नज़र देखा तो वह देखकर ही समझ गई कि वह बहुत ही प्योर गोल्ड है और उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी। उसने वह नेकलेस लेकर खेलते हुए कहा, किसने सोचा था कि अनीता मल्होत्रा लोगों को अपनी साइड पर रखने के लिए इतनी दयालु हो जाएगी। चाहिए आगे बढ़िया, इस नेकलेस को बेच दीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी उसकी पढ़ाई और दूसरे चीज़ों के लिए पैसे तो लगेगी ही आपको। नहीं नहीं, ममता आंटी बोली, मैंने आपसे बहुत ले लिया है, मैं यह अनीता से कैसे ले सकती हूँ। आप अभी भी यंग है और आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको मुझसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अनाहिता मुस्कुराई और उसने वह नेकलेस उनकी पॉकेट में रखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, जितना आप सोचती हैं उससे ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास, आप आगे बढ़िए और इस नेकलेस को बेच दीजिए, इस मौके का फ़ायदा उठाइए और 2 सैलरी कमाते रहिए जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यह सुनकर ममता है कोई जवाब नहीं दे पाई। आफ्टर ऑल यह पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, इतनी यंग लड़की के पास कितने पैसे हो सकते हैं। ऑफकोर्स, लेकिन यह बात उसने मन ही में रखी और आगे नहीं बोली। उसे बस इतना पता था कि अनाहिता एक अच्छी लड़की है और किसी न किसी दिन उसे उसका एहसान चुकाना होगा। उसके बाद ममता ने ज्यादा देरी नहीं की और तुरंत दवाइयां लेकर नीचे चली गई। वहीं दूसरी तरफ रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पर सिर्फ बहुत ही रिच और फेमस लोगों की इलाज करवाना अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए वह दूसरे अस्पताल की तरह भरा हुआ नहीं था। जब हिमेश मल्होत्रा हॉस्पिटल पहुंचा, एक नर्स ने जल्दी से आकर उनसे कहा, सर आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? इमरजेंसी, हिमेश मल्होत्रा ने बेचैन होकर कहा, मेरी मॉम को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और वह रास्ते में बेहोश भी हो गई थी, उन्हें अभी अभी होश आया है और अभी भी गाड़ी में है, प्लीज वहां पर स्ट्रेचर ले चलिए। जैसे ही नर्स ने यह बात सुनी, उन्होंने जल्दी से स्ट्रेच लेकर दौड़ते हुए गई और इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। जब कैकेयी मल्होत्रा को स्ट्रेचर पर लेटाया गया है तो वह भी लंबी लंबी से ले रही थी और चीजें बिल्कुल ठीक नहीं दिख रही थी। डॉक्टर ने उसे चेक किया और हिमेश मल्होत्रा से पूछा, क्या हुआ, उनकी हालत कैसे हुई? मेरी मॉम गिर गई थी, बटलर ने कहा कि वह बस थोड़ा सा स्लिप हुई थी और यह इतना बड़ा मामला नहीं था और वह गिरने की 1 घंटे बाद अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ऑलराइट, पहले फीस भर दीजिए, हम इन्हें चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। जल्दी ही नर्स और मेडिकल टीम मामला अपने हाथों में लेकर इलाज करने लगे। हिमेश मल्होत्रा उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वह फीस भरने के लिए चला गया। वह तो सिर्फ गिरी थी तो चीज इतनी बुरी तरह कैसे बदल गई? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 242, 10 रोबोटिक पेसमेकर। अब तक आपने सुना कि अनीता रुद्राक्ष के सीईओ की पोस्ट से हटाने वाली बात देखकर अनाहिता को डराना चाहती थी, मगर आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ हिमेश मल्होत्रा कैकेयी मल्होत्रा को लेकर रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच चुका है। अब आगे। प्राइवेट हॉस्पिटल अपने काम में बहुत ही सफिशिएंट था। जैसे ही हिमेश मल्होत्रा ने सारी फॉर्मेलिटी और फीस भरना पूरा किया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स ऑलरेडी बाहर आ गए थे। डॉक्टर बोला, पेशेंट के हालात ठीक नहीं है, सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और सर्जरी में काफी सारे रिस्क है। अगर आप इस बात के लिए मान जाते हैं तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वेवर एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा हैरान हो गया और उसने कहा, आपका मतलब क्या है? सिर्फ गिरने की वजह से सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ जाएगी? क्या उन्हें फ्रैक्चर हुआ है? डॉक्टर ने ना में सर हिलाया और फिर हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ, उनकी यह हड्डी टूटी है, मगर वह एक छोटा सा इशू है। लेकिन मेन बात यह है कि उनकी बॉडी में खून बहना बंद हो चुका है और वह इस वक्त हाइपरटेंशन में है, इसलिए ऑलरेडी उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। यह सब सुनकर हिमेश मल्होत्रा के एक्सप्रेशन तुरंत हो गए। उसमें उम्मीद नहीं की थी कि कैकेयी मल्होत्रा के थोड़े से गिरने की वजह से हालत इतनी सीरियस हो जाएगी। आधे घंटे पहले ही वह उनसे ठीक से बात कर रही थी और अभी अचानक से उनकी सर्जरी करनी होगी। आप उनके फैमिली मेंबर हैं ना? डॉक्टर ने पूछा। अगर आप चाहते हैं कि उनकी सर्जरी हो तो प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हिमेश मल्होत्रा ने अपने दांत पिसे और उस पेपर पर साइन करने के बाद डॉक्टर को याद दिलाया, प्लीज मेरी माँ के लिए बेस्ट सर्जरी अरेंज कीजिएगा, मैं कोई भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अपनी माँ के बगैर उसके फैमिली कॉल बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं होगा और वह अभी मल्होत्रा ग्रुप से भी ज्यादा प्रॉफिट होने कमा कर देता है। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और जल्दी से सर्जरी की तैयारी करने लगा।
उन्हें सर्जरी करने से पहले और भी कई एग्जामिनेशन करने थे मगर रिजल्ट्स ने डॉक्टर के एक्सप्रेशन बिगाड़ दिए। उस टेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कैकेई मल्होत्रा की हालत सीरियस थी और उसके हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम थी। एक नर्स ने उस रिपोर्ट को देखा और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर पेशेंट की हार्ट कंडीशन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जब वह गिरी तो उनके हार्ट के करीब एक रिपीटेड वेस्टर्न हो गया है, इसलिए यह सर्जरी काफ़ी कम्प्लेक्स होने वाली है। डॉक्टर ने हमें सर हिलाया और कहा, अगर हमने व्यूज सर्जरी की तो उनकी उम्र के हिसाब से इनका हाथ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें सर्जरी करने से पहले हार्ट ट्रांसपेरेंट करना होगा, लेकिन अगर हमने अभी ऑपरेशन नहीं किया तो वह कल तक जिंदा भी नहीं बचेगी। डॉक्टर के कहने पर नर्स ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, क्या हम इतनी कम वक्त में सेम ब्लड ग्रुप और मैच होने वाला हार्ट ढूंढ पाएंगे? लेकिन तभी अचानक डॉक्टर को कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई और वह बोला, क्या हमारे पास माही ग्रुप का हाईटेक रोबोटिक पेसमेकर नहीं है? अगर फैमिली मेंबर इतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे हमारा ऑपरेशन और आसान हो जाएगा और सक्सेस रेट भी काफ़ी हाई हो जाएगी। यह सुनकर नर्स ने मुस्कुराकर डॉक्टर से कहा, लेकिन डॉक्टर उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। आपकी यहाँ आने से पहले ही वह रोबोटिक पेसमेकर इस्तेमाल हो चुका है। इतना कहने के बाद नर्स ने आज सुबह में शोर कॉफ़ी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे ऐसे से एक्सप्लेन किया तो काफ़ी मिक्स इमोशन के साथ डॉक्टर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं बस डॉक्टर राघव से ही मदद मांग सकता हूँ कि वह इस सर्जरी को करने में हमारी मदद करें। ठीक है, फिर तो आप जाइए, हम पेशेंट पर नज़र रखते हैं। ऑल राइट। उसके बाद वह डॉक्टर जल्दी से राघव के ऑफिस में पहुंचा और सारी पेशेंट की कंडीशन को एक्सप्लेन करके रिपोर्ट्स राघव को दे दी। राघव ने सारी रिपोर्ट देखी और अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए बोला, मैं भी यह सर्जरी नहीं कर सकता हूँ। इस पेशेंट की उम्र बहुत ही ज़्यादा है और यह बहुत ही रिस्की है। अगर हमारे पास माही ग्रुप का रोबोटिक बैज मेकर होता तो शायद हमारे पास मौका होता। लेकिन राघव और फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अनाहिता की बात याद आई। उसने उससे कहा था कि अगर वह लोग उसे सर्जरी परफॉर्म करने देते हैं तो वह रायचंद हॉस्पिटल को 10 रोबोटिक पेसमेकर देगी। यह बात याद आती है राघव की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, रुको, मैं अभी एक कॉल करता हूँ। अगर उसे रोबोटिक पेसमेकर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, वह इस मौके का फायदा अनाहिता को बेइज्जत करने के लिए उठा सकता है। राघव को भरोसा नहीं था कि अनाहिता वह 10 रोबोटिक पेसमेकर दे पाएगी, बल्कि उसे पेशेंट की भी कोई चिंता नहीं थी। यह सब वह सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कर रहा था। शोर कॉफ़ी के पेशेंट की सर्जरी रिपोर्ट्स और उसके डॉक्टर का नाम कई बड़े बड़े अस्पताल में गया है और उसका नाम डॉक्टर की लिस्ट में नहीं था, और जिन भी डॉक्टर के नाम उस सर्जरी की लिस्ट पर था उनकी रेपुटेशन कहीं ज़्यादा ऊपर बढ़ चुकी थी। लेकिन राघव का नाम सर्जरी की लिस्ट में न होने की वजह से कोई उसके बारे में अभी जानता भी नहीं था। लेकिन वह खुद सर्जरी से बाहर निकाला था, इसलिए उसे इस बारे में रिग्रेट हो रहा था। इसलिए वह अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अनाहिता पर निकलना चाहता था। क्योंकि उसके पास अनाहिता का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इसलिए उसने मुंबई के पब्लिक हॉस्पिटल के अटेंडिंग डॉक्टर को फ़ोन करके उसका नंबर मांगा। राघव के इंटेंशन समझकर वह अटेंडिंग डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मुझे मिस मल्होत्रा से इस बारे में पूछने दीजिए। अगर वह चाहेंगी कि मैं उनका नंबर आपको दे दूं तो मैं दे दूंगा। ठीक है, जल्दी करो, पेशेंट को इसी वक्त ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑल राइट। कॉल कट होने के बाद उस अटेंडिंग डॉक्टर ने तुरंत अनाहिता को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता की अभी नींद लगी थी, तभी उसका फ़ोन बजा, लेकिन नींद हल्की होने की वजह से उसकी आंखें खुल गई और उसने अपना फ़ोन उठाया और जब उसने कॉलर आईडी देखी तो बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन उठाते हुए पूछा, क्या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसकी तबीयत बिगड़ रही है? उसने अटेंडिंग डॉक्टर को अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए दिया था ताकि पेशेंट की हालत में कोई भी बदलाव होने पर उसे रिपोर्ट की जा सके। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह किसी और बारे में है। मिस मल्होत्रा, क्या आपको डॉक्टर राघव याद है? पेशेंट को कुछ नहीं हुआ है। यह सुनकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली और पूछा, हाँ, उसका क्या? उनके अस्पताल में एक बहुत ही उम्रदराज पेशेंट एडमिट हुआ है जिसे सर्जरी की ज़रूरत है, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने कहा था कि अगर आपको सर्जरी करने दी जाए तो आप रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल को 10 रोबोटिक पेसमेकर गिफ्ट करेंगे। तो आखिर तक आते आते उस डॉक्टर की आवाज़ बहुत ही धीमी पड़ गई थी, क्योंकि उसे नहीं भरोसा था कि अनाहिता के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी है। अनाहिता का इतनी कम एज में एक इतनी बड़ी डॉक्टर थी, वही काफ़ी रिमार्केबल बात थी, लेकिन वह इतने महंगे 10 डिवाइसेस कैसे खरीद सकती है?
और उसके अलावा माही ग्रुप पर बहुत सारे जिद्दी लोग हैं, इसलिए उन डिवाइसेस को लेने के लिए पैसों से भी कहीं ज्यादा चीज की जरूरत होती थी। तभी उसे डॉक्टर ने आगे कहा, मैं समझता हूं कि आपने उस वक्त सिर्फ उसे पेशेंट की जान बचाने के लिए कह दिया था। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं उन्हें अभी कॉल कर देता हूं और उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनाहिता धीरे से बोली, अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया है तो मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे उसका एड्रेस भेजो, मैं अभी उसके पास सामान भिजवाती हूँ। अनाहिता की बातों पर अटेंडिंग डॉक्टर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जवाब दिया, मैं समझ गया, मैं अभी उन्हें कॉल बैक करके रिजेक्ट कर देता हूँ। आफ्टर ऑल उनकी रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा। एक सेकंड, क्या कहा अभी अभी आपने? अनाहिता ने अपने गला साफ किया और फिर से रिपीट किया, आपने सही सुना है, मुझे उसका एड्रेस भेजिए, मैं अभी उन्हें उसके पास भी जाती हूँ। हे भगवान! वह डॉक्टर इतना शॉक हो गया कि उसकी आवाज़ बहुत तेज हो गई। वह अनाहिता की टोन से बता सकता था कि वह बिल्कुल मजाक नहीं कर रही है, इसलिए उसने तुरंत अनाहिता को एड्रेस भेजा और राघव को कॉल करके उसे इन्फॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ राघव, जो अनाहिता के मना करने और उसका मजाक उठाने का ही इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसने उस अटेंडिंग डॉक्टर का फोन आता हुआ देखा तो एक ही बार में उठा लिया और बिना सुने बोलना शुरू कर दिया, तो क्या वह निकला है नतीजा? वह अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती, राइट? आई थिंक तुम्हें मुझे उसका नंबर देना चाहिए, मैं उसे बात करूंगा। ऐसी बात नहीं है, अटेंडिंग डॉक्टर ने थोड़ी जलन वाली टोन में कहा। डॉक्टर राघव, आप बहुत लकी है, मिस मल्होत्रा ने कहा है कि वह अभी आपको 10 डिवाइसेज भिजवा रही है। 10? राघव की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। क्या उसने कुछ गलत सुना है या फिर अनाहिता उसका मजाक उड़ा रही है? दूसरी तरफ से अटेंडिंग डॉक्टर अभी भी बोल रहा था, डॉक्टर राघव, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप 10 में से सिर्फ 1-2 हमें दे दे? एक भी चलेगा हमारे हॉस्पिटल को, और हमारा हॉस्पिटल उसे फ्री में नहीं लगा। हम आपसे खरीदने के लिए तैयार है और मैं उसके बाद आपके ट्रीट भी दूंगा। लेकिन राघव अटेंडिंग डॉक्टर की बातें नहीं सुन रहा था, वह एक गहरे शोक में था। उसे तो सिर्फ इतना ही पता था कि अनाहिता शोर कॉफी की ब्रांड एम्बेसडर है। क्या ऐसा हो सकता है कि शोर कॉफी उसे काफी हाई एंडोर्समेंट फीस देती हो? उस भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अनाहिता उसके जैसा एक पेसमेकर भी अफोर्ड कर सकती है। 10 तो दूर की बात है, भले ही अनाहिता के पास बहुत ज्यादा पैसे हो, लेकिन क्या उसे लगता है कि वह अपनी मर्जी से उन्हें लेकर खरीद सकती है? वह माही ग्रुप का डिवाइस है, अगर उसे पैसों से ही उसे खरीदा जा सकता तो रायचंद हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही क्यों होता, वह भी पूरे इंडिया में? उसे क्या लगता है, कौन है वह? इतनी कैपेबल नहीं है। राघव काफी लंबे टाइम तक शॉक में रहा और फिर उसने होश में आते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो कि वह मुझे वह 10 डिवाइसेज भिजवाएगी या फिर वह मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिस मल्होत्रा उस तरह की इंसान है। उन्होंने अभी अभी मुझे आपका एड्रेस भी मांगा है, लेकिन हेडक्वार्टर से वह डिवाइसेस आने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। क्या वह पेशेंट इतना इंतजार कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है। राघव को उस पेशेंट की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह आगे बोला, तो फिर उसे यह मैसेज भेज दो कि हम उसके 10 रोबोटिक पेसमेकर डिलीवर करने का इंतजार करेंगे। अगर वह कल रात 12 तक नहीं पहुंचे तो उसे पेशेंट के मरने और ट्रीटमेंट में डिले होने का सारा इल्जाम उसके ऊपर आएगा। यह सुनकर वो अटेंडिंग डॉक्टर कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर उसने कहा, डॉक्टर राघव, यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वह रोबोटिक पेसमेकर आफ्टर ऑल मिस मल्होत्रा की तरफ से एक गिफ्ट है। अगर वह आपको नहीं भी दे तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मगर फिर भी वह आपको देने के लिए बिना किसी परेशानी के तैयार हो गई हैं, मगर आप उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? वह अपनी हद से आगे बढ़ी थी। मैं नहीं। अगर अनाहिता नहीं होती तो राघव का नाम भी उस सर्जरी रिपोर्ट पर होता, ऐसा राघव को लगता था, और राघव इस मामले में और बात नहीं करना चाहता था अटेंडिंग डॉक्टर से, इसलिए वह बोला, बस उसे बता देना कि हमें अगर पेसमेकर टाइम पर नहीं मिला तो उस पेशेंट के मरने की जिम्मेदार वह होगी। इतना कहकर उसने कॉल कट तुरंत कर दिया। अब अटेंडिंग डॉक्टर के पास अनाहिता को वापस कॉल करके राघव की बात दोहराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, उसे वह सारी चीजें टाइम पर मिल जाएगी, अनाहिता ने बहुत ही शांति से जवाब दिया। ओके। अटेंडिंग डॉक्टर भी अनाहिता की बात सुनकर थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया। लगातार 2 कॉल्स आने की वजह से अनाहिता की सारी नींद भाग गई थी। आखिर में उसने सोने की कोशिश बंद कर दी और हिमेश मल्होत्रा के गांव में उसने अपने जिस आदमी को भेजा था उसे फोन किया। लाइन कलेक्ट होती है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछा, क्या तुम्हारे पास सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं?
ऑलमोस्ट मैडम, लेकिन अभी भी हमारे पास वह नहीं है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। यह सुनकर अनाहिता की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने गुस्से में पूछा, ऑलमोस्ट आधा महीना बीत चुका है, तुम्हारा काम अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ? उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, मैडम यहाँ पर सब लोग हिमेश मल्होत्रा की मां कैकेयी मल्होत्रा से बहुत डरते हैं। लगता है उनके दिल में उसके नाम की एक दहशत बैठ चुकी है। वह एक भी हमारी बात सुनने के लिए और हमारा साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उन्हें कन्विंस करने के लिए। मुझे और 2 हफ्ते दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तब तक मैं काम खत्म कर दूंगा। यह सुनकर अनाहिता ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, ठीक है, जल्दी से जल्दी खत्म करो। यस मैम। कॉल खत्म होने के बाद अनाहिता को थोड़ी भूख जैसी फुल हुई तो वह नीचे गई। जब वह नीचे गई तो उसने अनीता को सोफे पर बैठकर अपने हाथ में फोन लिए हुए हैरानी में अपनी दवाई पीते हुए देखा। रिकैप्चर ऑफ ब्लड वेसल सर्जरी। सिचुएशन इतनी कैसे ज्यादा खराब हुई? मुझे तो लगा को थोड़ा सा गिरी है। फोन की दूसरी तरफ से जो इंसान था उसकी बातें सुनकर अनीता का चेहरा काफी बिगड़ चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद अनीता बोली, ठीक है, फिर तो सर्जरी के लिए आगे बढ़ो। भले ही मॉम की उम्र ज्यादा हो गई है मगर उनकी बॉडी अभी भी हेल्दी और स्ट्रांग है, वह सर्जरी को बर्दाश्त कर लेंगी। मुझे यकीन है हिमेश, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितने पैसे खर्च करने पड़े, हमें मॉम को बचाना होगा। मगर सच बोलूं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अनाहिता एक बुरी किस्मत है? हमने उसकी आने के बाद एक दिन भी शांति से नहीं गुजरा है और अब यह सब मॉम के साथ भी हो। मगर अनीता अपनी बात खत्म कर पाती उसे पहले ही उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। अनाहिता समझ गई कि हिमेश मल्होत्रा ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और कॉल कट कर दिया और सचमुच ऐसा ही हुआ था। अगले ही सेकंड उसने अनीता को गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ फोन बगल में पटकते हुए देखा। आंटी, अनाहिता धीरे से बोली। उसकी आवाज सुनकर अनीता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजरें अनाहिता की कोल्ड नजरों से जाकर मिला। एक गिल्ट अनीता के चेहरे पर दिखाई देने लगा। उसने जल्दी से अपनी दवाई भी और पानी पीने के बाद बोली, तुम्हारी दादी माँ की जल्दी ही सर्जरी होने वाली है। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि उन्हें कुछ ना हो और ना तुम्हारे डैड को पकड़ यकीन हो जाएगा कि तुम ही बुरी किस्मत लेकर आई हो इस घर में। अनाहिता ने अनीता की बात सुनकर सख्त एक्सप्रेशन रखे और कुछ नहीं बोली और एक हाउसकीपर से एक प्लेट पास्ता बनाने के लिए कहा। इनफैक्ट सिचुएशन उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही थी। जिसके पास भी मेडिकल नॉलेज हो वह समझ सकता है कि सिर्फ थोड़ा सा गिरना भले ही यंग लोगों को कोई नुकसान न पहुंचना हो मगर ओल्ड लोगों के लिए काफी सीरियस हो सकता है। अनाहिता को इस तरह बिना कोई रिएक्ट करता हुआ जाता देखकर अनीता का गुस्सा और बढ़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी मगर आखिर में वह कुछ नहीं बोली और अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ नताशा शोर कॉफी की सिचुएशन ऑब्जर्व कर रही थी। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अनाहिता किसी की जान बचा सकती है, लेकिन वह काफी कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी। वह यही प्रार्थना कर रही थी कि वह पेशेंट अनाहिता के हाथों मारा जाए, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि रुद्राक्ष के कैफे को कुछ ना हो। उसने अपनी क्लासेस खत्म होने का इंतजार किया और आखिर में अपना फोन निकालकर शोर कॉफी की न्यूज़ सर्च करने लगी। जल्दी ही उसे वह शोर कॉफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली एटीट्यूड वीडियो मिला। उस वीडियो को देखते ही नताशा की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने बहुत ही गुस्से में अपना हाथ डेस्क पर दे मारा, जिसकी वजह से उसका हाथ भी चोट लग गया। अब उसे पता चल चुका था कि वह विक्टिम न सिर्फ ठीक हो गया है बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवाही देने के लिए आ भी गया था। डैम इट! नताशा, एक लड़की ने उसके पास आते हुए कहा, क्या हम खाना खाने के लिए एक साथ कैफेटेरिया चले? नहीं, नताशा के एक्सप्रेशन बहुत खराब थे। मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ। ओके। उस लड़की का भी नताशा के साथ दोस्ती रखने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उसे थोड़ी देर पहले ही पता चला कि शोर कॉफी को इस सारे इंसिडेंट में फंसाया गया है और उसे शर्म आ रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वह दूसरों के साथ शोर कॉफी का मजाक उड़ा रही थी। नताशा का मना करने पर उस लड़की ने एक राहत की सांस ली और अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया के तरफ जाने लगी और जाते हुए बोली, नताशा का बिहेवियर कितना वियर्ड है, उसकी तरह नहीं है अनाहिता पढ़ाई और बिहेवियर दोनों में ही इससे काफी अच्छी है, लेकिन आज वापस क्यों नहीं आई? तभी दूसरी लड़की ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैंने सुना कि उसकी फैमिली में किसी की मौत हो गई है, इसलिए वह शायद कल वापस आएगी। नताशा ने भी क्लास के बाहर निकलते वक्त उनकी बातें सुन ली और उसके अंदर फिर से नफरत जन्म लेने लगी। अनाहिता, फिर से वही क्यों?
उसका नाम हर जगह होता है। क्यों वह उसकी जिंदगी से नहीं जाती? वह बस यही उम्मीद करती थी हर रोज की अनाहिता इस दुनिया से ही गायब हो जाए। लेकिन जब उसने अपनी माँ की बातें याद की तो उसने खुद को शांत कर लिया, यह सोचकर कि उसकी माँ अनाहिता को जो पनिशमेंट अनाहिता डिजर्व करती है उससे भी बड़ी सजा देगी। रात के आधी रात के समय अनाहिता ने अपना पास्ता खत्म किया और माही ग्रुप का कुछ काम करने लगी और उसने कुछ अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए कि 20 घंटे के अंदर 10 पेसमेकर रायचंद प्राइवेट अस्पताल पहुंचा दिया जाए। अनाहिता का यह बात सुनकर बाकी सारे लोग हैरान हो गए थे। माही ग्रुप के पेसमेकर को हर एक बैच में 10 ही बनाया जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बॉस की बात टालने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की और उन्होंने एक ही बार में वह 10 पेसमेकर पैक किया और इंडिया के रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवर करने के लिए निकल गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 243, हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता से रिश्ते तोड़े। अब तक आपने सुना कि कैकेयी मल्होत्रा की हालत बहुत खराब होती है और उसकी सर्जरी करने होती है। तभी राघव और अनाहिता को फोन करवाकर उसे 10 रोबोटिक फेसमेकर मांगता है। अब आगे वही रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल में दिव्या वापस लौट चुकी थी और उसने मीटिंग के बाद डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल दिव्या को ऑफर्स दे रहे थे, क्योंकि न सिर्फ वह मॉडर्न मेडिसिन में बल्कि एशियानेट आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी बहुत अच्छी जानकारी रखती थी। इसलिए और इस वक्त आयुर्वेदिक दवाइयां सारी जगह धीरे धीरे करके फेमस हो रही थी, इसलिए उसने अपना कैरियर अमेरिका में ही आगे बढ़ने का और डेवलप करने का फैसला कर लिया था। जिस तरह से उसके कनेक्शंस थे और उसकी नॉलेज थी, उसमें कोई डाउट नहीं था कि उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला था। लेकिन आज फिर से रुद्राक्ष मिलने के बाद उसने अपना फैसला पूरी तरह से बदल लिया था और अपना मन बना लिया था वह यही इंडिया में रहने वाली है। उसके लिए अमेरिका में एक बड़े करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट से रुद्राक्ष था, उसका प्यार जिसे वह सालों से प्यार करती आई है। उसके पास आप एक मौका था रुद्राक्ष के करीब जाने का जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। 2 दिनों की मीटिंग के बाद आज उसकी नाइट शिफ्ट शेड्यूल की गई थी। नॉर्मल हालातों में वह राघव से कह देती कि वह उसकी शिफ्ट कर दे ताकि वह घर पर रहकर अपने पेरेंट्स से आयुर्वेदिक दवाइयां के बारे में और सीख पाए। लेकिन उसने प्लान कर लिया था कि वह अब से अपनी पूरी ड्यूटीज खुद ही निभाएगी। यह डिसीजन उसने कई तरीके से सोचकर और प्लानिंग करके लिया था। अब जब रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल में संभव को ब्लिलोग करता है और वह रुद्राक्ष का सबसे अच्छा और क्लोज दोस्त है, तो शायद वह यहाँ अपना काम करते हुए वक्त रुद्राक्ष से फिर से मिल पाए। अपने ऑफिस में वापस जाते वक्त उसने इत्तेफाक से बहुत सारी नर्स जो नर्स डेस्क के बाद बैठकर बात कर रही थी, उनकी बातें सुन ली। 10 सचमुच संभव सर ने इतने सारे पैसे लगाकर और इतने सारे कनेक्शन इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही हमारे हॉस्पिटल के लिए लेकर आए थे। हाँ, मगर डॉक्टर राघव ने खुद कहा है तो यह झूठ तो नहीं हो सकता। शायद वह सारे पेसमेकर कल शाम तक पहुंच भी जाएंगे। क्यूरोस दिव्या ने उनके पास जाकर पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? अस्पताल के सारे नर्स दिव्या की बहुत रेस्पेक्ट करती थी, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र की एक अच्छी डॉक्टर थी। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सवाल का जवाब दिया। हम लोग यहाँ पर रोबोटिक पेसमेकर के बारे में बात कर रहे थे, वह डिवाइस जो हार्ट कंडीशन को ठीक करने में मदद करता है। तभी दूसरी नर्स ने मुस्कुराकर बोली, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर डॉक्टर दिव्या को तुमसे ज्यादा बेहतर पता होगा। उन्होंने उसे डिवाइस पर काफी रिसर्च भी की है। दिव्या थोड़ी देर तक वही चुपचाप खड़ी रही और फिर जब उसे कुछ समझ में आया तो उसने हैरानी से पूछा, अब संभव सर हमारे हॉस्पिटल के लिए कितने डिवाइसेस लेकर आ पाए हैं इस बार? वह बहुत रिग्रेट फील कर रही थी, क्योंकि उसने वह रोबोटिक स्पेस में कर देखने का मौका खो दिया था। 10 डिवाइसेस हॉस्पिटल के लिए, क्या उसका लक आजकल बहुत ही काम कर रहा है? तभी उस नर्स ने मुस्कुरा कर ना में सर हिलाया और जवाब दिया, संभव सर वह नहीं है जो उन्होंने वह लेकर आए हैं। तो फिर कौन है? क्या आप शोर कॉफी की ब्रांड एम्बेसडर को जानती है? उनका नाम अनाहिता मल्होत्रा है। यह नाम सुनते ही दिव्या की भौहें आपस में सिकुड़ गई, लेकिन जो ज्यादा देर तक नहीं रखा और उसने पॉलिटली पूछा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर इन सब का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक लड़की से क्या लेना देना है? उसने कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था और अनाहिता एक ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है, इसके लिए वह भी उसके लिए एक सेलिब्रिटी ही थी। उस नर्स ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं टॉपिक चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मगर वही है जो हमारे हॉस्पिटल को 10 रोबोटिक पेसमेकर डोनेट कर रही है।
पैम। उस नर्स का एक्सप्लेनेशन दिव्या के सर पर एक बम की तरह गिर था। उसके चेहरे का पूरा रंग पीला पड़ गया। उस तरह के एटमॉस्फेयर में एक नर्स आगे बोली, मुझे याद है कि संभव सर ने बहुत पैसे खर्च किए थे और बहुत सारे कनेक्शन से इस्तेमाल किए थे, तब जाकर वह माही ग्रुप से हमारे हॉस्पिटल के लिए एक पहले रोबोटिक पेसमेकर इंडिया में लेकर आ पाए थे। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मिस मल्होत्रा इतनी कैपेबल है कि वह एक साथ 10 डिवाइसेस हमें भिजवा रही हैं। दिव्या को ऐसा लग रहा जैसे उसका दिमाग ब्लैक हो गया है। उसने कुछ गहरी गहरी सांस चली और नर्स के डेस्क पर अपना हाथ रखकर खुद को संभाला और शांत किया। तभी एक नर्स ने आगे कहा, मैंने सुना है कि वह डिवाइसेस मिस मल्होत्रा डॉक्टर राघव को गिफ्ट कर रही हैं। मैं श्योर हूं कि उनकी किस्मत बहुत चमक जाएगी। दूसरी नर्स ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता कि उन्हें यह गिफ्ट क्यों मिल रहा है, मगर मुझे पक्का यकीन है कि उनके जरिए यह पेसमेकर हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो लोग उन्हें बहुत पहचानने लगेंगे और संभव कर भी उन्हें पक्का रिवॉर्ड देंगे। मुझे डॉक्टर राघव से कितनी जलन हो रही है। वाह, मिस मल्होत्रा जैसे कैपेबल इंसान को कैसे जानते हैं। यह सुनकर दिव्या की भौहें आपस में और सिकुड़ गई। यह पूरी बात पूरी हॉस्पिटल को पता थी कि राघव उसे पसंद करता है और उसे कई बार प्रपोज कर चुका है, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह हाल फिलहाल में दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और उससे भी बुरी बात यह है कि वह लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत और एक सेलिब्रिटी है। आई नो राइट, एक दूसरे नर्स ने भी कहा, अगर मिस मल्होत्रा सेलिब्रिटी बन गई बड़ी तो मैं सबसे पहले उनकी फैन होगी। यह सुनकर दिव्या शॉक हो गई और उसने पूछा, वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से नहीं है? नहीं, उस नर्स की आंखों में एडमिरेशन दिखाई दे रहा था। वह बोली, मिस मल्होत्रा मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया और पता चला कि वह पियानो बजाने में भी बहुत टैलेंटेड है। क्या आपने पूरी दुनिया में फेमस स्टीवन पार्कर फेमस पियानिस्ट के बारे में सुना है? उन्होंने एक बार से रिक्वेस्ट की वह उन्हें अपना स्टूडेंट बनवा ले। ऑफ कोर्स, एक अच्छे और बड़े परिवार की बेटी होने की वजह से और पहले भी पियानो सीखने की वजह से दिव्या बहुत अच्छे से जानती थी कि स्टीवन पार्कर कौन है। वह ऐसे इंसान है जो अपने सामने किसी और की खास इज्जत नहीं करते थे, खासकर इंडियन की, और वह एक इंडियन लड़की का स्टूडेंट बनना चाहते हैं। इतने सारे शौक एक साथ मिलने से दिव्या ट्रामाटाइज हो गई थी। कुछ तो वर्क के लिए अपने ड्यूटी को एक्सक्यूज बनाकर उसने खुद को कैसे भी करके संभाला और अपने वह ऑफिस में वापस चली गई। अपनी चेयर पर बैठने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और अनाहिता के बारे में पता करने लगी। उसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ही कम में इन्फॉर्मेशन दी, बस उसकी वह कुछ वीडियो थी जिस पर मिलियन व्यूज थे। क्यूरियसिटी की वजह से दिव्या ने उस वीडियो को ऑन किया। उस वीडियो में अनाहिता पियानो बजा रही थी। पहले ही नज़र में दिव्या ने उसे पियानो को पहचान लिया। वह गॉडेस ऑफ हंटिंग था, दुनिया का सबसे महंगा और इकलौता पियानो, और उसके अलावा अनाहिता जो पियानो पीस बजा रही थी उसने दिव्या को और हैरान और स्पीचलेस कर दिया। आखिर में क्लिप में यह दिखाया गया कि स्टीवन और उसके साथ आए हुए दो बड़े बड़े पियानिस्ट अनाहिता के सामने घुटनों के बल बैठ गए ताकि वह उन्हें अपना स्टूडेंट बना ले। दिव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपना फोन फ्रस्ट्रेशन में नीचे फेंक दिया था। ठीक उसी वक्त राघव ने दिव्या के ऑफिस का दरवाज़ा खोला और इत्तेफाक से दिव्या का फोन राघव के पैरों के पास ही जाकर गिरा। उसके इस तरह करने से राघव हैरान हो गया और उसने चिंता में पूछा, दिव्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? उसका चेहरा देखकर दीपक एक्सप्रेशन और बिगड़ गए और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, दिव्या क्या मैंने कुछ किया है तुम्हें उदास करने के लिए? दिव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे और अनाहिता के बारे में गॉसिप्स पूरे अस्पताल में फैली हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सही वक्त नहीं है मेरे ऑफिस में आने का? गॉसिप्स? एक नफरत भरा एक्सप्रेशन राघव के चेहरे पर आ गया और वह बोला, कौन है वह लोग जो उस लड़की से मेरा नाम जोड़ने की हिम्मत कर रहे हैं? बताओ मुझे, मैं अभी उनसे जाकर पूछूंगा। यह सुनते ही दिव्या कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई और फिर उसने पूछा, तुम्हारा किस तरह का रिलेशनशिप है अनाहिता के साथ, और वह अचानक से तुम्हें 10 रोबोटिक पेसमेकर क्यों दे रही है? जैसे ही दिव्या ने अपना सवाल पूछा तो राघव ने पूरा मैटर उसे डिटेल में बता दिया, जिसे सुनकर दिव्या को थोड़ा अच्छा लगा। तब जाकर राघव को कुछ रियलाइज हुआ। उस समझ में आया कि दिव्या का गुस्सा इसलिए था क्योंकि यह हॉस्पिटल में उसकी और अनाहिता के बारे में अफवाह फैली हुई है। उसने चमकती हुई आंखों से दिव्या को देखा और पूछा, दिव्या क्या तुम जेलस हो? यह सुनते ही दिव्या की आंखों में घिन दिखाई दी।
उसके मन में राघव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, मगर राघव और अनाहिता की न्यूज़ सुनकर उसे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके नज़रिया से जो चीज़ उसने रिजेक्ट कर दी है उसे भी किसी और के पास जाने का कोई हक नहीं है। दिव्या की तरफ से कोई जवाब ना सुनने पर राघव ने उसकी चुप्पी को हाँ समझ लिया और खुश होकर बोला, चिंता मत करो दिव्या, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। और जहाँ तक बात रही है उस 10 रोबोटिक पेसमेकर की, मुझे पक्का यकीन है कि वह सिर्फ बकवास कर रही है, वह इतनी कैपेबल नहीं है। वह इनडायरेक्टली उसे पेशेंट की मौत का कारण बनेगी जब हमें कल रात तक वह पेसमेकर नहीं मिलेंगे, और तब हम पुलिस को रिपोर्ट कर उसे अरेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। दिव्या के लिए राघव का कन्फेशन कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन जब उसने राघव के मुंह से अनाहिता को जेल भिजवाने का प्लान सुना तो वह थोड़ी खुश हो गई और उसने एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहा, वेल, हमें तब तक का इंतजार करना होगा। भले ही मुझे नहीं लगता कि वह जेल जाने की पनिशमेंट डिजर्व करती है या नहीं, लेकिन अगर वह अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई तो सचमुच वह पेशेंट की जान लेने के जिम्मेदार होगी। इतना कहकर दिव्या रुकी और फिर उसने आगे कहा, उस पेशेंट के रिश्तेदार कहाँ है? मैं जाकर उनसे मिलती हूँ, मुझे वह सर्जरी करनी है। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। राघव और दिव्या को लेकर जाने लगा और दिव्या उसे फॉलो करने लगी। थोड़े ही टाइम में वह लोग हिमेश मल्होत्रा के पास पहुंच गए। इसके बाद राघव ने इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, हेलो मिस्टर, यह डॉक्टर दिव्या खन्ना है और यही हेड सर्जन होगी इस बार। दिव्या को देखते हिमेश मल्होत्रा की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, डॉक्टर खन्ना, मैंने आपका नाम बहुत बार सुना है और आप रियलिटी में और भी खूबसूरत है। बहुत सारे टॉक शोज और न्यूज़ में काफ़ी क्रिटिकल केसेस सॉल्व करने की वजह से दिव्या का नाम हुआ था, इसलिए हिमेश मल्होत्रा ने उसे पहचान लिया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। दिव्या मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, आप बहुत काइंड है। मैं इस सर्जरी की इंचार्ज होगी, मगर स्टार्ट होने से पहले हमें रोबोटिक पेसमेकर का इंतजार करना होगा जिसे किसी ने हमें देने का प्रॉमिस किया है। यह सुनते ही एक सीरियस लुक के साथ हिमेश मल्होत्रा ने तुरंत पूछा, क्या मॉम की सर्जरी उस डिवाइस के बिना नहीं हो सकती है? मुझे डर है कि वह और देरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले पेशेंट को चेक किया है और मुझे भरोसा है कि वह डिवाइस आने तक इंतजार कर सकती है। उसे दूसरी वाली पार्टी ने कल आधी रात से पहले डिवाइस डिलीवर करने का वादा किया है। एक बार हमें वह डिवाइस मिल जाए तो हम सर्जरी शुरू कर देंगे। हिमेश मल्होत्रा ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर वह डिवाइस टाइम पर नहीं पहुंचा तो? यह सुनकर दिव्या ने रिग्रेटफुल होकर एक्सप्लेन किया, अगर डिलीवरी में और देर हुई तो मुझे डर है कि आपकी मोम बच नहीं पाएंगे। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा डर गया और उसने पूछा, अगर ऐसा सचमुच हुआ तो हम क्या करेंगे? क्या आप अभी सर्जरी शुरू नहीं कर सकते? क्या हम उसे डिवाइस के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते? दिव्या ने ना में सर हिलाया और कहा, उस डिवाइस के बिना अगर हम सर्जरी शुरू करते हैं तो उनकी जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और सक्सेस रेट सिर्फ 10% ही होगा। आपकी मर्जी है, हम आपको कल तक इंतज़ार करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आप चूज कर सकते हैं कि हम सर्जरी बिना डिवाइस के शुरू करें या नहीं। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा पूरी तरह से शांत हो गया। सिर्फ 10% सक्सेस रेट? नहीं, वह कैकेयी मल्होत्रा को मरने नहीं दे सकता। वह बोला, ठीक है, फिर तो मैं डिवाइस के आने का इंतजार करूंगा, लेकिन प्लीज अगर वह डिवाइस टाइम पर आ जाए तो सर्जरी जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा। दिव्या ने हाँ में सर हिलाया और बोली, डोंट वरी, अगर डिवाइस प्रॉमिस के हिसाब से टाइम पर नहीं आया तो हमारा हॉस्पिटल दूसरी पार्टी को भी छोड़ेगा नहीं। यह सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने भी दांत पीसते हुए कहा, अगर उस इंसान ने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका रिएक्शन भी एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा दिव्या ने एक्सपेक्ट किया था और ज्यादा देर बात ना करके वह अपनी ड्यूटी पर वापस चली गई। हिमेश मल्होत्रा काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और अनीता की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। बुरी किस्मत। सचमुच यह सच यही था कि अनाहिता के घर में आने से पहले कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। भले ही आत्माराम बाबा ने यह बात मान ली थी कि अनीता ने पैसे देकर उनसे सारी गलत बातें करवाई थी अनाहिता के बारे में, लेकिन अगर वह सच हुआ तो क्या? मायरा मर चुकी है और शनाया भी, और अब उसकी मॉम की हालत है, क्या वह अगला होगा? क्या सीता ने अनाहिता को उनके घर पर बदला लेने के लिए भेजा है? जब भी हिमेश मल्होत्रा सीताजी के आखिरी शब्दों के बारे में सोचता उसके पूरे शरीर पर गूसेबम्स आ जाते। अगर मैं मर भी गई ना तो मेरी आत्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं और बदला लेकर रहेगी। अचानक से हिमेश मल्होत्रा की आंखें डिटीमेंट और शार्प हो गई।
नहीं, वह यह सब और नहीं चलने दे सकता। उसे जल्द से जल्द अनाहिता को घर से निकलना होगा। भले ही वह एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है, लेकिन वह अगर लोगों की जान लेने वाली है तो उसे वह अपने घर में और नहीं रख सकता। जब जब हिमेश मल्होत्रा सोचता कि अगली मौत उसकी हो सकती है तो वह डर जाता। यह सब सोचकर उसने कहा कि मल्होत्रा को नर्सें और डॉक्टर के हाथों सोप और गाड़ी में बैठकर तुरंत मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गया। ठीक उसी वक्त रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। अनीता को फ्रेश होकर सोने ही जा रही थी, तभी बेडरूम का दरवाज़ा तेजी से खुला, जिससे अनीता बहुत डर गई। लेकिन जब उसे हिमेश मल्होत्रा को देखा तो एक राहत की सांस ली। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनीता ने जैसे ही हिमेश मल्होत्रा का डार्क चेहरा देखा तो उसे लगने लगा कि कहीं हिमेश मल्होत्रा को उसकी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं पता चल गया। हिमेश, क्या हुआ? अनीता ने नर्वस होते हुए बेड पर बैठकर पूछा। हिमेश मल्होत्रा बोला, कपड़े बदलो, मुझे कुछ अनाउंस करना है। ऑल राइट। अनीता ने हिचकिचाते हुए अपना नाइट गाउन बदला और डरते हुए हिमेश मल्होत्रा के पीछे रूम से बाहर आई। रूम के बाहर आते ही हिमेश मल्होत्रा बोला, अनाहिता को भी हमारे साथ नीचे आने के लिए, जो मामला मुझे अनाउंस करना है उसका उसी से लेना देना है। यह सुनकर अनीता ने फाइनली एक राहत की सांस ली। भले ही वह सिचुएशन को लेकर काफी क्यूरोस थी, लेकिन उसने और कोई सवाल नहीं पूछे और बस हिमेश मल्होत्रा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया। जब अनीता ने किसी हाउसकीपर से कहकर अनाहिता को बुलाया तो अनाहिता तुरंत उसके पीछे पीछे आने लगी, क्योंकि वह जगी हुई थी। एक उस अजीब सी फीलिंग अंदर से आ रही थी और वह काफी कंफ्यूज हुई थी, हो क्या रहा है। जैसे ही वह लोग नीचे पहुंचे, उसने लिविंग रूम में खड़े हिमेश मल्होत्रा के खतरनाक एक्सप्रेशन देखे और सारे के सारे हाउसकीपर दो लाइन में खड़े थे। क्या है यह सब? क्या यह कैकेयी मल्होत्रा की वजह से हो रहा है? क्या वह अब और जिंदा नहीं बचने वाली है? जब अनाहिता यही सब सो रही थी तभी हिमेश मल्होत्रा ने कोल्डली उसकी तरफ देखा और बोला, अनाहिता। जब हिमेश मल्होत्रा हमेशा ही उसे माहिरा कहता है, लेकिन आज उसने उसे अनाहिता कहा है, इसलिए अनाहिता तुरंत से समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी उसने एक पॉलाइट स्माइल के साथ पूछा, डैड, आप इस वक्त हम सबको क्यों इकट्ठा किया है? क्या दादी माँ ठीक है? बिना किसी एक्सप्रेशन के हिमेश मल्होत्रा ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी दादी माँ ठीक है और कल की सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अनाहिता ने ऐसे एक्सप्रेशन बना है जैसे वह अनाउंसमेंट सुनने के लिए बेकरार है। अनीता जो उसके साइड में खड़ी थी वह उससे भी ज्यादा क्यूरोस थी यह जानने के लिए कि कौन सी अनाउंसमेंट होने वाली है। अनाहिता, मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार कर दिया है। आज से और इसी वक्त से तुम मल्होत्रा परिवार की सदस्य नहीं हो। मैं मेरे असिस्टेंट से कहकर तुम्हारा नाम पर वह घर करवा दूंगा और इसके बाद तुम तुरंत उसमें शिफ्ट हो जाना और तब से तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। यह सुनते ही अनाहिता ने हिमेश मल्होत्रा की तरफ शौक में देखा और बोली, डैड, मैं आपसे तुम्हारा फादर नहीं हूँ। हिमेश मल्होत्रा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी दादी माँ के इंस्ट्रक्शन से और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसे घर के अलावा तुम्हारे लिए कुछ पैसे भी छोड़े हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वह पैसे इतनी काफ़ी होंगे जिसकी वजह से तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सको और ग्रेजुएट हो जाओ। हिमेश मल्होत्रा की यह बात सुनकर पूरे लिविंग रूम में एक गहरी शांति पर कर गई और अनीता अंदर ही अंदर खुशी के मारे चिल्लाई जा रही थी। फैंटास्टिक, यह सबसे अच्छी न्यूज़ है। मैंने उम्मीद ही नहीं की थी यह सब हो जाएगा। अनाहिता को मल्होत्रा मेंशन से उसके बिना कुछ किया ही निकाला जा रहा है। यस, आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 244, अनाहिता का नया बॉडीगार्ड। अब तक आपने सुना कि कैकेयी मल्होत्रा की हालत बहुत बिगड़ जाती है, जिसे देखकर हिमेश मल्होत्रा अनाहिता को ही बुरी किस्मत वाली लड़की समझता है और घर जाकर उसे बताता है कि अब से उसका मल्होत्रा परिवार से कोई रिश्ता नहीं होगा। अब आगे हिमेश मल्होत्रा की बातें सुनकर अनीता ने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उसकी खुशी कंट्रोल नहीं हुई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। और दूसरी तरफ अनाहिता ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई कारण पूछा। वह बस चुपचाप हिमेश मल्होत्रा के एक्सप्रेशन देख रही थी जो बिल्कुल कॉल्ड थे। लगता है उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है।
वह जानती थी कि अभी वह जो कुछ भी करेगी उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर वह घुटनों के बल बैठकर भीख भी मांगे तो हिमेश मल्होत्रा अपना फैसला नहीं बदलने वाला है और उसे इतने आगे तक बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। और उसके अलावा आज मल्होत्रा मेंशन से जाना एक अच्छी चॉइस है। एटलीस्ट उसे यहाँ पर और नाटक नहीं करना पड़ेगा और वह अपना सारा ध्यान हिमेश मल्होत्रा को बर्बाद करने में लगा सकती है। और जहाँ तक बात रही अनीता की, अनाहिता को उसे बारे में भी चिंता नहीं थी। उसने बहुत पहले ही मेंशन के सारे हाउसकीपर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, इसलिए अगर वह यहाँ रहे या फिर ना रहे अनीता के लिए प्रॉब्लम्स तब भी खड़ी कर सकती है। उसने शांति से हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं समझ गई डैड, मेरा मतलब है मिस्टर मल्होत्रा। हिमेश मल्होत्रा ने जब अनाहिता के मुंह से उसके लिए ग्रीटिंग सुनी तो उसका चेहरा जम गया। वह शॉक था और भी कि अनाहिता इतनी शांत कैसे है, और स्पेशली जब उसने एक बार भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसे अपने डिसीजन पर बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा था। उसके लिए उसकी लाइफ उसे पैसों से ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वह जानता था कि अब वह अनाहिता को इस घर में नहीं रहने दे सकता। हिमेश मल्होत्रा ने गहरी सांस छोड़ी और काफी कम्प्लेक्स इमोशंस के साथ बोला, तुम आज रात ही रुक सकती हो, बहुत लेट हो गया है, आज के लिए इतना ही। बिना किसी ही कंसर्न के अनाहिता ने डिपली अपनी क्लियर आंखों से हिमेश मल्होत्रा की तरफ से देखा और उसके बाद पीछे मुड़कर सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चली गई। अनाहिता को अपनी आंखों के सामने से गायब होता हुआ देखकर अनीता बहुत खुश हुई। फिर वह हिमेश मल्होत्रा के पास जाकर उसके हाथ से अपना हाथ लपेटे हुए बोली, लेट हो गया है हिमेश, हमें आराम करना चाहिए। मोम की कल सर्जरी है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हिमेश मल्होत्रा ने ना में सर हिला दिया और कहा, घर पर आराम करो और अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखो, मैं अकेला चला जाऊंगा। जब अनीता ने देखा कि हिमेश मल्होत्रा बच्चे को लेकर कितना कंसर्न है तो उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने सिंपली हाँ में सर हिलाया और फिर अपनी अंदर की खुशी को कंट्रोल करते हुए उसे उसके पीछे पीछे रूम में चली गई। वहीं लिविंग रूम में एक हाउसकीपर अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने ममता से पूछा, क्या हमें मिस अनाहिता के इस घर से जाने के बाद कोई और बेकार ढूंढना होगा? और अनीता मैम प्रेग्नेंट है, वह आने वाले वक्त में घर में और भी मजबूत हो जाएगी। अगर हमें यहाँ काम करना है तो हमें एक रिलायबल इंसान का साथ देना होगा, वरना हिमेश सर कितने अनप्रिडिक्टेबल है वह तो सभी जानते हैं, वह कभी भी हमें निकाल सकते हैं। यह सुनकर ममता आंटी के एक्सप्रेशन खराब हो गया। वह बोली, क्या तुम लोग मिस अनाहिता के बारे में बुरा बोल रहे हो? तुम देखो, मुझे पक्का यकीन है कि वह इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल लेंगी। वह कर भी क्या सकती है? वह तो जल्दी ही इस घर से चली जाएंगी। अगर तुम्हें मिस अनाहिता पर भरोसा नहीं है तो कम से कम मुझ पर तो थोड़ा भरोसा रखो। अगर तुम लोग अभी अनीता मैडम के पास जाओगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे तुम लोग पहले उनके साथ नहीं देते थे और जिस तरीके से वह चीज़ हैंडल करती है, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम पर भरोसा करेंगी? यह सुनकर बहुत सारे हाउसकीपर्स अपने अपने सोच में चले गए और उन्होंने अल्टीमेटली अनाहिता की साइड रहने का ही डिसाइड किया। सच यह था कि हाउसकीपर्स बहुत अच्छे से जानते थे कि अनीता कितनी बुरी है और उसके अलावा अनाहिता से उन्हें पैसों के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिलती है और उसके अलावा अनाहिता के एक्सक्यूरिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए बिना किसी एफर्ट के भी वह लोगों का भरोसा जीत लेती है। वही अपने रूम में लौटने के बाद काफी देर तक सोफे पर बैठी रही। यह बात क्लियर थी कि हिमेश मल्होत्रा ने उसे छोड़ दिया है, उसे और कोई कारण नहीं पता था यह बीच हिमेश मल्होत्रा के ऐसा करने का, इसलिए उसने सिर्फ कैकेयी मल्होत्रा के गिरने वाली बात को हुई सोचा। लेकिन फिर आखिर में उन सभी ख्यालों को साइड में कवर कर उसने अपने दिमाग में चल रहे प्लान्स को आगे बढ़ने का सोचा। जल्दी ही अगला दिन आ गया। अनाहिता ने और आधे दिन की कॉलेज की छुट्टी ली और रजिस्ट्री ऑफिस गई जहां घर उसके नाम पर किया जा सके। शेखर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा उसकी छुट्टी पर और बस उसे दोपहर की क्लास में टाइम पर आने के लिए कहा। थोड़े ही वक्त में घर उसके नाम पर रजिस्टर हो गया। वह रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आई। अब उसके कोई भी झूठा या फिर नाम के भी रिश्ते नहीं रह गए थे मल्होत्रा परिवार के साथ, और इसका मतलब यह भी था कि वह अपना बदला लेने के लिए कितना भी रुथलेस हो सकती है। हिमेश मल्होत्रा का असिस्टेंट भी थोड़ी देर बाद ही रजिस्टर ऑफिस से बाहर आया। पहले वह हमेशा अनाहिता से पॉलिटली बिहेव करता था, लेकिन इस बार वह काफी एरोगेंट था। उसने एक वाइट एनवेलप उसकी तरह से फेंकते हुए सख्त आवाज में कहा, यह सर ने दिया है, इसके अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स और चाबियां हैं और एक कार्ड भी जिसमें 10 लाख रुपए है और पासवर्ड है 000006।
उसके एटीट्यूड से अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बस हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया, थैंक यू। उसको इतना पोलाइट देखकर असिस्टेंट को लगा कि वह उसे कुछ चाहती होगी, इसलिए उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने घर साफ करवा दिया है, तुम मेंशन जाकर अपनी चीज़ ले सकती हो, मगर तुम कोई भी महंगी चीज़ वहां से बाहर नहीं ले जा सकती और आज से और अभी से तुम बिना परमिशन के कभी उसे घर में नहीं जा पाओगी और अगर ऐसा तुमने करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। सारी बातें समझ में आई मिस अनाहिता? इतना कहने के बाद उसने अपना मुंह कवर किया और सार्कास्टिकली हंसते हुए बोला, देखो तो मुझे, मैं भूल गया कि तुम अब मल्होत्रा परिवार की बेटी नहीं हो, मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आज से अपना ख्याल खुद रखना और अपना सरनेम भी चेंज कर लेना और कभी भी पब्लिक में अपने आप को अनाहिता मल्होत्रा मत कहना। ऑफ कोर्स हम तुम्हें उसे घर को बेचकर पैसे लेकर वापस गाँव जाने से नहीं रोकेंगे और मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि इस घर को बेचकर और जो इस कार्ड में पैसे हैं उससे तुम अच्छे से जिंदगी की पाओगी। यह सुनकर अनाहिता की भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह इस छोटे से असिस्टेंट को कुछ नहीं बोलना चाहती थी मगर लगता है उसकी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। तुम अनाहिता कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक बड़ा सा पंच उस असिस्टेंट की फेस पर पड़ा। असिस्टेंट दर्द के मारे चिल्लाया और फिर उसी वक्त अटैकर ने अपना पैर उठाया और उसे एक तेज किक किया जिसकी वजह से वह असिस्टेंट कुछ दूरी पर जाकर गिरा। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी दर्द वाली जगह को कवर किया और सामने देखने लगा। अनीता भी हैरान होकर अटैकर को देखने लगी तो उसे एक 17-18 साल का लड़का असिस्टेंट को देखकर घूरते हुए मिला और वह बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम से इस तरह एटीट्यूड में बात करने की? क्या तुम्हारे जिंदगी से दिन भर गए हैं? भले ही वह लड़का मासूम दिख रहा था और उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल की ही होगी, मगर उसका एक अजीब सा ऑरा था और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह फाइटिंग में एक्सपर्ट है। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर वह असिस्टेंट इतना डर गया कि कांपने लगा। थोड़ी देर ध्यान से उसे लड़के को देखने के बाद अनाहिता श्योर हो गई कि वह उस जैसे कभी किसी को नहीं जानती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे कुछ अचानक याद आया और उसे देखते हुए उसने पूछा, रितेश? उसने रितेश की एक पुरानी फोटो देखी थी जो सारिका ने उसे दी थी उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अनाहिता को उसे पहचानने में थोड़ा वक्त इसलिए लगा क्योंकि रितेश अब थोड़ा अलग दिखता था। अपना नाम सुनकर वह लड़का खुशी से मुस्कुराया और बोला, हाँ मैम, बॉस ने कहा है कि आज से मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। बॉस? रुद्राक्ष? रितेश ने हाँ में सर हिलाया और कहा, बॉस ने कहा है कि अब से मैं आपका बॉडीगार्ड बनके आपके साथ रहूंगा। उन्होंने तो मुझे शाम से कहा था मगर हम बोर हो रहा था इसलिए जल्दी आ गया और जब मैंने सुना कि आदमी कैसे आपसे बात कर रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसलिए यहाँ आकर आपको बचाने लगा। क्या आप मुझे ब्लेम तो नहीं करेंगी ना इस तरह बिना बोले अब बीच में आने के लिए? अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, मैं क्यों तुम्हें ब्लेम करूंगी? अच्छी बात है, तो फिर मैं इस आदमी को 2-3 और पंच मारूंगा ताकि इसका दिमाग खुल जाए। जैसे ही रितेश ने अपनी यह बात खत्म की वह असिस्टेंट डर के मारे कूदा और वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। कितक यूजलेस आदमी है, उसे भागता देखकर रितेश हंसने लगा। उसकी स्माइल इतनी अच्छी थी कि अनाहिता के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। रितेश ने क्यूरियस होकर पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? मैंने सुना कि वह आदमी कह रहा था कि आप अब मल्होत्रा परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या हुआ? क्या आपकी फैमिली ने आपके घर से बाहर निकाल दिया? रितेश एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा था जिसे घुमा फिरा कर बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अनाहिता को उसका कैरेक्टर काफी अच्छा लगा और वह बोली, हाँ, मगर चिंता मत करो, शायद यह अच्छा ही है, मैं भी उस घर को छोड़ते ही वाली थी। यह सुनकर रितेश जल्दी से बोल, तो फिर मैं अभी इस बारे में बॉस को बताता हूँ। उसने सारिका के मुंह से रुद्राक्ष और अनाहिता के बारे में बहुत कुछ सुना था। भले ही उसे नहीं पता था कि उन दोनों की शादी हो गई है, लेकिन वह मन में अनाहिता को अपनी लेडी बॉस मानता था। अब जब वह अपने उसे घर से नहीं रहने वाली है तो शायद वह बॉस के साथ अच्छे से रह पाए। रुक जाओ, उसे मत बताओ पहले, अभी वह बहुत बिजी होगा, वह एक बार फ्री हो जाए तो मैं उसे बता दूंगी। ऑल राइट, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं आपको वहाँ ले चलूं? अनाहिता ने टाइम देखा तो ऑलमोस्ट दोपहर की क्लास का वक्त हो गया था, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और पूछा, हाँ मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, क्या तुम्हारे पास कार है? ऑफ कोर्स। कुछ मिनट बाद अनाहिता रितेश की इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठी हुई थी।
गर्मी के तपते सूरज में, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रितेश हंसते हुए बोला, मैं बुढ़ा नहीं हो गया हूँ, इसलिए मुझे गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैम आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। जल्दी ही हम लोग पहुँच जाएंगे और हम बाइक पर हैं, तो ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और अपने आप को ठीक करने के लिए रितेश के कंधे पर हाथ रखा और वह इलेक्ट्रिक बाइक स्पीड से मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ पड़ी। ठीक उसी वक्त मल्होत्रा ग्रुप में ऑफिशियल अकाउंट पर एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया, जिसमें सिंपली यह अनाउंस किया गया था कि अब अनाहिता का मल्होत्रा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और वह और हिमेश मल्होत्रा बाप बेटी नहीं है। मल्होत्रा ग्रुप के कोई खास ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, मगर जब से अनाहिता शोर कॉफी की एम्बेसडर बनी थी तब से उसके कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए थे और इस अनाउंसमेंट ने कुछ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मगर वह कितनी सुंदर है, वह उसे बाहर कैसे निकल सकता है? क्या वह लोग पागल हो गए हैं? है भगवान, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम्हें सुना नहीं है, खूबसूरत लड़कियों के दिल कोल्ड होते हैं? उसने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए उनके पास उसे निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। फिर भी उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से उसे एक अमीर सुगर डैडी तो मिल ही जाएगा। उसके फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर वह किसी की मिस्ट्रेस भी बन सकती है। लंच ब्रेक के दौरान नताशा ने अपना फोन निकला तो उसने मल्होत्रा ग्रुप के अनाउंसमेंट देखी। वह एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मल्होत्रा परिवार एक छोटा सा एवरेज परिवार था, इसलिए अनाहिता का बैकग्राउंड उतना आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन अब जब मल्होत्रा परिवार ने भी उसे बाहर निकाल दिया गया है तो सुमित्रा जी किसी भी कीमत पर उसे अपने परिवार की बहू नहीं बनने देंगी। नताशा अब पूरी तरह से अपने बुरे मूड को भूल गई थी और वह काफी खुश थी। वह गाना गुनगुना रही थी, जिसकी वजह से उसके डेस्क मेट ने कहा, प्लीज आवाज मत करो, मुझे अभी भी कुछ सवाल बनाने हैं। अनाहिता की मदद के इन्हें बनाना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर नताशा के एक्सप्रेशन जम गए और वह खड़ी होकर बाथरूम में गई। उसने याद कर लिया कि उसे अपना डेस्क चेंज करने के लिए शेखर से बात करनी होगी। जैसे ही नताशा वापस क्लासरूम में आई, बाकी सारे क्लासमेट्स ने भी मल्होत्रा ग्रुप की अनाउंसमेंट देख ली थी। वह हमेशा अनाहिता के साथ रहते थे, क्योंकि अनाहिता तो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और शायद रुद्राक्ष के करीब भी, लेकिन जब उन्होंने यह अनाउंसमेंट देखी तो अनाहिता के लिए उनकी एडमिरेशन तुरंत काम हो गई और वह लोग नताशा के पीछे भागने लगे। नताशा, कहाँ जा रही हो तुम? हम सड़क की दूसरी तरफ कैफे जाने वाले हैं, क्या हमें ज्वाइन करोगी तुम? नताशा थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, श्योर। अनाहिता के प्रेजेंस की वजह से क्लास में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि उसे अपने कनेक्शन बनाने होंगे। अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट के लिए उन लड़कियों के साथ बातें करते हुए बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वह लोग यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक को पार्क होते हुए देखा। नताशा उसे इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठे हुए बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे तरफ नहीं देखा। लेकिन तभी अचानक उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने उस इलेक्ट्रिक बाइक पर पॉइंट करते हुए शौक में कहा, नताशा, क्या वह अनाहिता है? क्या? नताशा ने मुड़कर पीछे देखा और बाइक पर बैठी हुई लड़की को देखकर वह मजाक उड़ाते हुए हंसकर बोली, हाँ, वह सचमुच अच्छा अनाहिता है। तो अनाहिता मल्होत्रा परिवार से निकलना जाने के बाद सचमुच करीब हो गई है। उसे एक इलेक्ट्रिक बाइक पर कॉलेज आना पड़ रहा है, कितना एम्बैरेसिंग है। नताशा ने अपनी मुस्कुराहट कैसे भी कंट्रोल की, मगर बाकी लड़कियां तेजी से हंसने लगी। उनमें से तो एक ने अपना हाथ खड़ा करके तेज आवाज में कहा, अनाहिता। अनाहिता जैसे ही बाइक से उतरी, उसने किसी को अपना नाम बुलाते हुए सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दो लड़कियां उसके डायरेक्शन में नताशा के साथ आ रही थी। मैम, क्या यह आपके दोस्त है? रितेश ने क्यूरियस होकर पूछा। वह अभी बच्चा था, लेकिन अनाहिता उन लड़कियों का एक्सप्रेशन देखकर ही बता सकती थी कि वह यहाँ उसका मजाक उड़ाने आ रही है। नहीं, अनाहगता ने पीछे मुड़कर कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें काफी पिलाऊंगी, याद है? चलो। ओके, रितेश ने एक्साइटेड होकर हाँ में सर हिला दिया और साइड में अपनी बाइक पार्क कर दी। उसकी थोड़ी खराब तबीयत की वजह से सारिका उसे सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी या फिर तेल मसान वाले स्नैक्स नहीं खाने देती थी, लेकिन जब अनाहिता उसे कॉफी दिला रही है तो वह काफी खुश हो गया। जब उन लड़कियों ने अनाहिता को उन्हें इग्नोर करके जाता हुआ देखा तो उनकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह जल्दी से आगे बढ़ी और उन्होंने अनाहिता का रास्ता रुकते हुए कहा, अनाहिता,
एक लंबी लड़की ने गुस्से में कहा, क्या तुमने सुना नहीं, हम तुम्हें बुला रहे थे या मल्होत्रा परिवार ने तुम्हें पैसे के साथ साथ कान भी ले लिए हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अपनी ही बातें बोलकर वह लड़की हंसने लगी, लेकिन अनाहिता ने उन्हें इग्नोर करना कंटिन्यू किया और दूसरे रास्ते से जाने लगी। तभी उसने रितेश की बात सुनी तो यह सचमुच आपके दोस्त नहीं है, और उसके बाद उसने उन दोनों को बहुत तेजी से किक किया। अनाहिता रितेश को रोक पाती उससे पहले ही वहां पर 2 तेज चीखें सुनाई दी। नताशा डर के मारे एक कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर उसने जल्दी से लड़कियों को खड़ा करते हुए अनाहिता को घुर कर देखते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? इन्होंने तो सिर्फ तुमसे है कहा था, क्या तुम्हें नहीं पता है कि कॉलेज में वायलेंस और फाइटिंग माना है? तुम ऐसा उनके साथ कैसे कर सकती हो? अनाहिता कुछ बोली भी नहीं थी, तभी रितेश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम लोग अंधे हो? मैंने उन्हें किक किया है तो तुम लोग मैम पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें भी वही चाहिए जो इन्हें मिला है? इतना कहकर उसने मुट्ठी बनाकर नताशा की तरफ दिखाए। वह भले ही बच्चा हो सकता है, मगर उसके पंच कोई मजाक नहीं थे। डर के मारे नताशा पीछे हट गई। उसने आज से पहले कभी इतना खतरनाक बच्चा नहीं देखा था, लेकिन जल्दी ही वह शांत हो गई। आफ्टर ऑल वह लोग यूनिवर्सिटी गेट के सामने है, हर जगह सर्विलेंस कैमरा है। अगर उसने नताशा को कुछ किया तो अनाहिता के बचने का कोई चारा नहीं होगा। उसने अपनी चेन उठाते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मुझे मारोगे? क्योंकि मैं तुम्हें दूसरों को हर्ट करने से रोक रही हूँ। ट्राई करके देख लो, मैं कल पुलिस को भी कॉल कर दिया है। पुलिस का नाम सुनकर रितेश अपनी जगह पर रुक गया। अब उसे रिलायंस हुआ कि उसने अनाहिता को मुसीबत में डाल दिया है। वह पीछे हटने वाला था, तभी उसने अनाहिता की आवाज सुनी, करो करो, अभी पुलिस को फोन लगाकर उसे कहो कि रुद्राक्ष एक काम करने वाले ने तुम्हें मारा है, इसलिए तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेंट करवानी है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 245 बाजी पलट गई। अब तक आपने सुना कि हिमेश मल्होत्रा अनाहिता को एक घर और 10 लाख रुपए देकर अपने परिवार से निकाल देता है, और यह बात चारों तरफ फैल जाती है। और वही अनाहिता के साथ आए रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड रितेश नताशा के साथ वाली कुछ लड़कियों को मार देता है। अब आगे। जैसे ही नताशा ने अनाहिता की बात सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने हैरानी से कहा, रुद्राक्ष का एम्प्लॉय? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर रुद्राक्ष अपने किसी बॉडीगार्ड को अनाहिता को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजेगा भी तो वह एक 17-18 साल के बच्चे को क्यों भेजेगा? वह पक्का उससे मजाक कर रही है। जो लड़कियां रितेश से पिटी हुई थी वह गुस्से में रितेश को घूरे जा रही थी, मगर वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि रितेश सच में जो काफी स्ट्रांग और क्लियरली लड़ाई में स्किल था। इसलिए उन्होंने नताशा से कहा, यह लोग पक्का झूठ बोल रहे हैं। ऑलरेडी इसके खुद के परिवार ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया है, तो रुद्राक्ष इसके साथ क्यों रहेगा? पुलिस को फोन करो। नताशा सचमुच कंसर्न थी कि कहीं रितेश रुद्राक्ष का ही एम्प्लॉय ना हो, मगर जब उसने दोनों लड़कियों की बात सुनी तो उसे भी वही ठीक लगा और उसने उन्हें पर भरोसा करने का फैसला किया। यही एक अच्छा मौका था अनाहिता को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने का। अगर वह इस मौके का फायदा नहीं उठाएगी तो पक्का बेवकूफ होगी। नताशा ने हिचकिचाना बंद किया और जल्दी पुलिस को कॉल किया। रितेश जानता था कि उसने एक्चुअली अनाहिता को मुसीबत में फंसा दिया है, इसलिए उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। तुम लोग को पुलिस को कॉल कर सकते हो, मगर इसका मैम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्हें इन सब में मत घसीटना, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। क्या तुमने यह सब सुना? वह 2 लड़कियां नताशा से बोली, यह डरा हुआ है क्योंकि हम पुलिस को फोन कर रहे हैं। यह मिस्टर सिंघानिया का एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। यह सुनकर नताशा भी रिलैक्स हो गई और उसने अनाहिता की तरह देखते हुए कहा, तुमने ही इस बच्चे से हमें मारने के लिए कहा था, इसलिए तुम भी इस मामले से बच नहीं सकती। ओके। अनाहिता ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, हम में से कोई भी मैसेज मामले से बाहर नहीं निकलने वाला है। उसकी क्लियर और खूबसूरत आंखें बिल्कुल शांत पानी की तरह थी, जो नताशा को डरा रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अनाहिता अभी भी इतनी शांत क्यों है, इसलिए वह थोड़ी नर्वस हो गई। तुम? नताशा अपना सेंटेंस पूरा कर पाती उससे पहले ही अनाहिता ने उसे रोकते हुए कहा, तुम लोग यही खड़े होकर पुलिस का इंतजार करो, मैं तब तक इस बच्चे के लिए एक ड्रिंक लेकर आती हूँ, उसके बाद हम एक साथ मिलकर पुलिस का इंतजार करेंगे। इतना कहकर उसने रितेश का हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करने के लिए तैयार हो गई। रुक जाओ, वही
लंबी लड़की ने चिल्लाकर कहा, तुम भागने की कोशिश कर रही हो ना? तुम नहीं जा सकती। डोंट वरी, अनाहिता ने शांति से जवाब दिया, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ और तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मैं भाग भी गई तब भी तुम लोग मेरा नाम, मेरा चेहरा, सब कुछ पुलिस को बात कर रिपोर्ट कर सकती हो, इसलिए मैं भाग नहीं सकती। वह लंबी लड़की थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, मगर फाइनली जब उसे आर्गुमेंट करने का कोई रीज़न नहीं मिला तो उसने अनाहिता को जाने दिया। मगर जब ऐसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे नताशा का पीला चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है? नताशा ने अपने लिप्स बाइट करते हुए कहा, पता नहीं क्यों मेरी इंस्टेंस बता रही है कि हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया और बोली, क्यों नहीं? नताशा की भौहें आपस में और गहरी हो गई। वह बोली, बस मेरी सिक्स्थ सेंस ऐसा कह रही है। मैं भी पुलिस को फोन करके उन्हें नहीं आने के लिए कहती हूँ। रुको, दोनों लड़कियों ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, यहाँ पर चारों तरफ सर्विलेंस कैमरा है और उन्होंने सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट की थी, इसलिए वह लोग भाग नहीं सकते। यह नायरा के केस से बिल्कुल अलग है। अनाहिता अब कोई हीरोइन नहीं है। नताशा अभी भी हिचकिचा रही थी तो उन दोनों में से एक लड़की बोली, अगर हम पीछे हटेंगे तो शायद पुलिस हमें ही अरेस्ट कर लेगी, फेक कॉल करके उन्हें परेशान करने के लिए। यह सब सुनकर नताशा ने दांत पीसते हुए कहा, ओके, तो फिर ठीक है, पुलिस का इंतजार करते हैं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, अनाहिता को उस बच्चे का इस्तेमाल करके उन्हें पिटवाना नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि वह कुछ ऐसी चीज के लिए अनाहिता को फंसा रही है जो अनाहिता ने किया ही नहीं है। अगर वह छोटा लड़का सचमुच रुद्राक्ष का एम्प्लाई है तो रुद्राक्ष को अच्छे से पता चल जाएगा कि या नहीं तो किस तरह की लड़की है। भले ही उसने अपनी मुट्ठियों में अपने स्कर्ट को तेजी से बंधा हुआ था, मगर उसके फेस पर अभी भी एक स्माइल थी। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे अनाहिता उस लड़के के साथ एक स्टोर में जाती हुई दिखाई दी। दोनों लड़कियों ने भी यही देखा तो लंबी वाली लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वह अभी भी ड्रिंक खरीदने के लिए गई है। वह शायद शांत होने का बस नाटक कर रही है, जबकि वह अंदर से बहुत डरी हुई होगी। दूसरी लड़की ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, उसे डरना ही चाहिए। आज तक मेरी मॉम डैड ने भी मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया है, तो वह कौन होती है मुझ पर हाथ उठाने वाली? वह जब तक इस यूनिवर्सिटी से एक्सपेल नहीं हो जाती तब तक मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। इतना कहकर उसने अपनी चोट लगे हुए सर को सहलाया और नफरत भरी नजरों से स्टोर की तरफ देखने लगी। स्टोर में जाकर अनाहिता ने अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर की और रितेश की तरफ मोड़ी, यह पूछने के लिए कि उसे क्या चाहिए। लेकिन रितेश के चेहरे पर डर और चिंता सब दिखाई दे रही थी। उस बाहर की ड्रिंक बहुत पसंद थी, खास करके तब जब ट्रेनिंग की वजह से सारिका उसे कुछ भी जंक फूड नहीं खाने देती थी। लेकिन वह इस वक्त कुछ भी खाने पीने के मूड में नहीं था। वह बोला, मैम, क्या आप श्योर है कि आप अभी भी मुझे कुछ खरीद कर देना चाहती हैं? मैंने ऑलरेडी आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। मुझे लगता है कि मुझे सर को फ़ोन करना चाहिए और सब बताना चाहिए। यह सुनकर अनाहिता ने मुस्कुराकर एक आईब्रो उठाते हुए कहा, मैंने ऑलरेडी उसे एक मैसेज भेज दिया है, चिंता मत करो, यह बस उसके लिए एक छोटा सा इशू है। उस रुद्राक्ष और उसकी काबिलियत पर भरोसा था, लेकिन उसे भी रियलाइज हुआ कि वह कितने हद तक बदल चुकी है। पहले वह हर एक चीज़ खुद ही सेटल करने की कोशिश करती थी, मगर अब उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि वह सबसे पहले रुद्राक्ष को मैसेज करके बताएं। रुद्राक्ष सचमुच उसका एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम बन गया है, या फिर शायद दोस्त ऐसे ही होते हैं एक दूसरे के लिए। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम क्या पीना चाहोगे? रितेश ने ना में सर हिलाया और कहा, मुझे कुछ भी पीने का मन नहीं है, आप मत कीजिए कुछ ऑर्डर। यह सुनकर अनाहिता ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें रुद्राक्ष से डर लगता है? वह तो कितना अच्छा है। ऐसा आप इसलिए कह सकती हैं क्योंकि आपने कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा है। अनाहिता ने कंधे उठाते हुए कहा, आई थिंक मैंने उसे देखा है। एक्चुअली जब मैं पहली बार उससे मिली थी ना, तो वह इतनी बुरी हालत में था, फिर भी इतने सवाल कर रहा था कि उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि मैं उसका मुंह तोड़ देना चाहती थी। यह सुनकर रितेश तुरंत क्यूरोस हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ था और आप उनसे कब पहली बार मिली थी? जब हम पहली बार मिले थे तब। इतना कहते कहते अनाहिता रुक गई और उसे अचानक से याद आया कि कैसे रुद्राक्ष पहली बार उसे जख्मी हालत में भीगे हुए जंगल में मिला था और उसे काफी तेज बुखार भी था। इसलिए अनाहिता ने उसे पूरी रात गले लगाए रखा था ताकि उसकी बुखार को थोड़ी काम किया जा सके।
उस वक्त पर उसने ज्यादा नहीं सोचा था और बस एक डॉक्टर होने के नाते रुद्राक्ष को ठीक करने की कोशिश की थी। लेकिन अब उस बारे में सोचकर उसका दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगता था। अनाहिता ने गला साफ करने का नाटक किया और बोली, कुछ नहीं, तुम मत सोचो इस बारे में, बताओ तुम्हें ड्रिंक चाहिए या फिर नहीं। रितेश एक सेकंड के लिए रुक गया और फिर उसने कहा, एक कैरेमल लाते। जब अनाहिता ने देखा कि उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तो उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और रितेश की नज़रों को अवॉइड करते हुए उसके लिए एक कैरेमल लाते ऑर्डर किया। उनकी काफ़ी मिलने के बाद दोनों ही अपने हाथ में ड्रिंक लेकर वह स्टोर से बाहर आए। जब वह लोग यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे तो पुलिस भी इस वक्त वहां पहुंची। वही लोग हैं, वह एक लंबी लड़की ने अनाहिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह लड़की जिसके बगल में वह बच्चा खड़ा है, उन्होंने हमें मारा है, देखिए हमारे चेहरे पर बहुत सारे निशान हैं, उन्हें कंसीक्वेंसेस भुगतने होंगे, उन्हें आप जेल ले जाइए। कौन कॉन्सिक्वेंस? नताशा बोली, अगर मुझे याद है तो कॉन्सिक्वेंस माइनर इंजरी के लिए होता है, लॉ के हिसाब से उसके लिए सिर्फ कुछ दिनों की जेल होती है, राइट? तो दूसरी लड़की ने भी जल्दी से अपना सर अपने फोरहेड पर रखते हुए कहा, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे भी इन्होंने बहुत बुरी तरह से फिजिकल हैरेस किया है। पुलिस ने हमें से हिलाया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अनाहिता के पास जाकर पूछा, क्या आप ही है वह जिन्होंने किसी से कहकर इन दोनों को पिटवाया? अनाहिता कुछ बोल पाती उससे पहले ही रितेश ने सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए कहा, मैं वह था जिसने इन्हें मारा, मैम का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम यह एडमिट कर रहे हो कि तुमने क्राइम किया? पुलिस ने पूछा, लेकिन रितेश कोई जवाब देता उससे पहले ही पीछे से एक डिप आवाज आई, होल्ड ऑन। भीड़ ने तुरंत मुड़कर उसे आवाज की तरफ देखा तो उन्होंने एक एक्सट्रीमली हैंडसम आदमी को एक्सपेंसिव कार से उतरते हुए देखा। वह बहुत ही लंबा था और चलते वक्त एक सर्टेन कमांडिंग ऑरा उसके साथ थी और वह आदमी और कोई नहीं रुद्राक्ष था। उसको देखते ही पुलिस वाले काफी रिस्पेक्टफुल हो गए, मिस्टर सिंघानिया। और वही रुद्राक्ष को देखकर नताशा का एक्सप्रेशन खराब हो गए। रुद्राक्ष सचमुच अनाहिता के लिए यहाँ आ गया, जिसे ऑलरेडी मल्होत्रा परिवार से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वह अब कोई अमीर परिवार की बेटी नहीं है और ना ही उसका कोई इंश्योरेंस है। तो फिर रुद्राक्ष उसके लिए क्यों आया है? यह सोचकर नताशा ने उस यंग लड़के के लिए देखा, वह सचमुच रुद्राक्ष का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। हेलो, रुद्राक्ष ने आकर पुलिस वाले को ग्रिट किया और फिर प्यार से अनाहिता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? अनाहिता ने हाँ में सर हिलिया और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। यह देखकर नताशा ने अपने दांत पीस लिए, उसके साथ खड़ी दो लड़कियों को मारा गया था, तो रुद्राक्ष अनाहिता से उसका हालचाल क्यों पूछ रहा है? रुद्राक्ष ने पूछने के बाद तुरंत अनाहिता को पूरी तरह से अच्छे से चेक करना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है, जिसे देखकर नताशा और खुद को नहीं रोक पाई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, अनाहिता आज गलत थी, उसने उस लड़के को हम मेरी क्लासमेट्स के लिए करने के लिए कहा, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है। रुद्राक्ष ने नताशा की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं था, इनफैक्ट उसने तो उसकी आवाज़ सुनने से पहले उसे नोटिस भी नहीं किया था। उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत उसने उसकी तरफ कोल्डली देखा और पूछा, मारा उन्हें? क्या वह लोग मर गए हैं या फिर उनकी कोई हड्डी टूट गई है या फिर खून से लटपट सड़क पर पड़े हुए हैं? रुद्राक्ष की बात सुनकर नताशा को काफी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन तभी वह दोनों लड़कियां आगे आकर नताशा को डिफेंड करने लगी। अनाहिता ने सचमुच उस लड़की को हमें करने के लिए कहा, मुझे डर था कि मेरी उसने हमें मारा और हमें फिजिकल हर्ट किया है। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप इस बच्चे से पूछ सकते हो, इसने भी तो बात मान ली है आफ्टर ऑल। यह सुनकर रुद्राक्ष ने रितेश की तरफ देखा तो रितेश तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया और डर के मारे हकलाने लगा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन यह लोग थे जिन्होंने पहले शुरू किया था। वह लोग मैम की बेइज्जती कर रहे थे मगर मैम कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उन्हें मल्होत्रा परिवार से निकाल दिया गया है और उन्हें बहरा कहने लगे। यह सुनकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने डायरेक्ट घुरकर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा। रुद्राक्ष के उस खतरनाक ऑरा की वजह से वह दोनों लड़कियां डरने लगी। फाइनली रुद्राक्ष बोला, मैं अपने लॉयर को साथ लेकर आया हूं। रितेश ने तुम दोनों को मारा है इस मामले से डील करने के लिए। जैसे ही रुद्राक्ष ने अपना सेंटेंस खत्म किया, एक आदमी जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ था वह वहां आया और उसने उन दोनों लड़कियों को अपना नेम कार्ड दिया। जैसे ही उन लड़कियों ने वह नाम कार्ड पढ़ा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह सिंघानिया ग्रुप का लीगल टीम का सबसे बड़ा लॉयर था।
सिंघानिया ग्रुप के लीगल टीम के लॉयर्स कितने कैपेबल है यह बात पूरा शहर जानता था। उनकी कोर्ट में खड़े हो जाने से ही सामने वाले की हार पक्की होती थी। यह तो इतना छोटा से इशू है, क्या रुद्राक्ष सचमुच इसमें सिंघानिया ग्रुप के लीगल टीम का इस्तेमाल करेगा? वह लंबी लड़की लगभग डर के मारे कंपनी लगी थी। रुद्राक्ष ने कहा, मेरा लॉयर सारे मामले से डील कर लेगा, मुझे अभी तुमसे कुछ और सेटल करना है। और क्या? लंबी लड़की ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कुछ और भी बचा है? तभी रुद्राक्ष ने हंसकर जवाब दिया, क्या तुमने नहीं कहा कि रितिन ने तुम दोनों को मारा? वह दोनों लड़कियां चुपचाप रुद्राक्ष को सुन सकती थी। रुद्राक्ष ने आगे कहा, हम तुम्हारा अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाएंगे जिसे पता करना आसान हो जाएगा। अगर तुम लोगों को सचमुच फिजिकल हरासमेंट हुई है या फिर चोट लगी है तो मैं मेडिकल बिल भर दूंगा, अगर नहीं हुई है तो फिर मेरा लॉयर तुम दोनों पर झूठे इल्जाम लगाना और मानहानि का दावा करेगा। मानहानि? वह दोनों लड़कियां डर के मारे कांपने लगी। तभी लॉयर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मानहानि का दावा तब किया जाता है जब आप लोग किसी की रिपीटेशन को खराब करें, चाहे वह बोलकर हो या फिर कुछ लिखकर, जैसे कि आप लोगों ने अभी करने की कोशिश की, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस से उन्हें अरेस्ट करवाने की कोशिश की। एक छोटा सा सेंटेंस भी किसी को 3 साल की सजा दिलाने के लिए काफी होता है, और भारी और बुरे मानहानि के दावे पर आप लोगों को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। वह दोनों लड़कियां बहुत डर गई और उन्होंने तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। 3 साल? वह लोग बस अनाहिता को कुछ दिनों के लिए जेल भिजवाना चाहती थी, मगर रुद्राक्ष उन्हें 10 सालों के लिए जेल भिजवाने के लिए तैयार है। वह लंबी लड़की इतना डर गई थी कि वह तुरंत रोने लगी और उसकी स्कर्ट भी गीली हो गई। इसका मतलब सब लोग समझ गए कि उसने डर के मारे अपनी स्कर्ट में ही वॉशरूम कर दिया है। लेकर जाओ इन्हें, रुद्राक्ष ने कहा तो जल्दी से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई गाड़ी में से कुछ बॉडीगार्ड बाहर आए और उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर रायचंद प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर अस्पताल में चेकअप के बाद अगर उन्हें सच में कोई चोट नहीं लगी है तो उनका सच बाहर आ जाएगा और उसे पॉइंट पर वह लोग जेल जाने से बच नहीं पाएंगे। नताशा ने अपने होंठ दबा लिए थे और वह उन दोनों के लिए बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, लेकिन सिर्फ उसके चुप रहने की वजह से रुद्राक्ष उसे भूला नहीं था। उन दोनों लड़कियों के जाते ही उसने मुड़कर उसकी तरफ घूर कर देगा। वह रुद्राक्ष की कोलर नजरों को देखकर कांपने लगी। मुझे याद है कि मैं तुमने पहले भी एक वार्निंग दी थी, रुद्राक्ष बोला। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अनाहिता से दूर रहना और उसे परेशान मत करना क्योंकि तुम उसके कंसीक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल अच्छी नहीं है। नताशा का पीला पड़ा हुआ चेहरा लाल पड़ने लगा। वह अपने लिप्स बाइट कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर का खून उल्टी दिशा में दौड़ रहा हो। लेकिन रुद्राक्ष अभी भी बोलना बंद नहीं किया था। उसने पूछा, तुम्हारा अभी क्लास नहीं है राइट? नताशा को नहीं पता था कि रुद्राक्ष क्यों इस बारे में पूछ रहा है, मगर उसने हाँ में सर हिला दिया तो रिस्पांस में रुद्राक्ष बोला, ओके परफेक्ट, अभी के अभी सिंघानिया मेंशन जाओ और तुरंत अपना सामान लेकर वहां से निकलो। अगर तुम अभी नहीं निकली तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारा सामान बाहर दिखा दूंगा। नहीं, नताशा बहुत डर गई और ऑलमोस्ट घुटनों के बल बैठकर रुद्राक्ष भीख ही मांगने वाली थी, लेकिन रुद्राक्ष कोल्डली बोला, मैंने ऑलरेडी तुम्हें चांस दे दिया था। अगर तुम उसे नहीं लेना चाहती तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम अनाहिता को कॉन्स्टिट्यूएंटली हेरेस कर रही हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उन लड़कियों को फोन कॉल करने में मदद की थी। तुम यह मेरे साथ नहीं कर सकते। नताशा की आंखों में आंसू भर गए थे और वह बहुत ही उदास दिख रही थी। जो भी उसे देखा वह पक्का यही सोचता कि वह पूरी सिचुएशन में विक्टिम है। लेकिन उसके आंसुओं का रुद्राक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए बुरा लगने की वजह है वह उसे देखकर और डिस्गस्ट फील करने लगा। यह लड़की कितनी अनाइंग है। सारी लड़कियां ऐसे ही होती है। वह लोग अनाहिता की तरह स्ट्रांग और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं हो सकती? इतना सोचकर रुद्राक्ष बोला, ठीक है फिर, अगर तुम खुद अगर मेरे घर से नहीं निकलना चाहती हो तो मेरा लॉयर तुमसे सारे मैटर सेटल कर लेगा और जब तक सब कुछ होगा तब मैं तुम्हारे सामान जेल में भिजवा दूंगा। नताशा का चेहरा यह सुनकर और पीला पड़ गया और वह बोली, नहीं आंटी, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगी। रुद्राक्ष उससे बात करते करते थक गया था। उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, तुम्हें अच्छे से सोचकर अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। इस वक्त नताशा बहुत सारी फीलिंग्स से भरी हुई थी, गुस्सा, नफरत और रिग्रेट। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि अनाहिता को फंसाने के लिए वह पुलिस को फोन करेगी तो आखिर में रुद्राक्ष ही उसे सिंघानिया मेंशन से बाहर निकाल देगा।
एक और सेकंड। रुद्राक्ष काउंटडाउन कर रहा था। नताशा को जेल नहीं जाना था, इसलिए उसने फाइनली रोते हुए कहा, मैं वह कल ही तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी। ओके। यह सुनकर रुद्राक्ष की भौहें थोड़ी सी रिलैक्स हुई और उसने डिसाइड किया कि वह एक और दिन उसे बर्दाश्त तो कर ही कर सकता है, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर तो मैं कल रात को अपना घर चेक करने आऊंगा। अगर मैंने तुम्हारा एक भी सामान घर में देखा तो फिर मैं अपने लॉयर को कॉल करूंगा। यह सुनकर नताशा और तेज तेज रोने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने दोबारा उसकी नज़र देखा भी नहीं और दोनों पुलिस वालों की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी, आप लोगों को परेशानी हुई। लेकिन दोनों पुलिस वालों ने जल्दी से ना सर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं सर, शोर काफ़ी केसेस की वजह से जो रिपोर्ट्स हमें मिली है, इससे हमारे एनुअल गोल पूरा हो गया है और जिसकी वजह से हम अगले कुछ महीने तक आराम कर सकते हैं। ऑल राइट, प्लीज़ मेरे लॉयर से कांटेक्ट कर लीजिएगा इसके बाद। ऑफ कोर्स मिस्टर सिंघानिया, हम अब जा रहे हैं। दोनों पुलिस वालों ने रिस्पेक्टफुली रुद्राक्ष को बाय कहा और वहां से चले गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट में लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।